Assalamu alaikum Hazrat. Today is the 1st of September 2023. Welcome back to the 361st episode of Thought Behind Things. आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद ये था कि by day he's an engineer, by night he talks about personal finance, which is very very important now in today's day and age जब महंगाई अरूज पे है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इज़ ईटिंग अवे ऑन आवर सेविंग्स. इसी के साथ साथ बड़े एक टर्बुलेंट किस्म के टाइम्स एंड आई फील लाइक कि हम में से तमाम लोग जो हैं जिनके पैसे कैश में पड़े होते हैं, देर सो बिजी doing their jobs, earning that money. A lot of times we don't realize कि उस पैसे के साथ हम बड़े स्मार्टली, बड़े कम रिस्क के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So today we had Wali Khan. He is a YouTuber essentially who talks about personal finance, financial wellness, all the different ways through which you can put your money into interesting assets, interesting investment opportunities, and then grow that slowly over time. खुद इनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा ही रहा था, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की कि ही इज़ अ हार्डकोर एक 9 to 5 जॉब पेशा आदमी, और उसी की सेविंग्स को उन्होंने किस तरीके से बढ़ाया, सीखा, एंड देन नाउ ही शेयर्स दैट नॉलेज विद the world as well on his YouTube channel. आज की इस conversation में we dove deep into his own personal story, but उसी के साथ साथ got some anecdotes and understanding of how anyone can increase their financial wellness, अपने personal finances को किस तरह grow कर सकते हैं, कौन सी apps हैं, so on and so forth. It was a very insightful conversation and I hope कि इससे आपको आपकी personal finance journey में भी मदद मिले. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा बिकॉज दैट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. एंड इफ़ यू हैव एनी थॉट्स ऑन एनी ऑफ द कॉन्वर्सेशंस और द कंटेंट एट लार्ज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई रीड ऑल ऑफ इट एंड इट रियली हेल्प्स मी improve the quality of the content. But anyways, this is Wali Khan on TBD Go, Dubai Studio. वली भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से. क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, ऑफिस चल रहा है और कंटेंट क्रिएशन चल रही है. इंटरेस्टिंग. मुझे बताएं, आप दो मेजर एरियाज़ में, एक तो आप इंजीनियर हैं फुल टाइम, आपका रोल एक बड़ा फ़र्क है, और फिर कंटेंट क्रिएशन का आपका रोल बड़ा फ़र्क है. व्हाट आर दीज टू एरियाज़? सो बेसिकली मैं एज यू नो कि मैं इंजीनियर हूँ, टेलीकॉम इंजीनियर हूँ. मैं यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसमें मैं काम करता हूँ. आई हैव बिन इन दिस डोमेन फॉर लास्ट लेट्स से 20 years ऑलमोस्ट नाउ. इसी डोमेन के अंदर हूँ, थोड़ा सा अप एंड डाउन, कंपनीज चेंज होती रही हैं, लेकिन काम ऑलमोस्ट यही रहा है. रेडियो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स एज वेल फ्रॉम द यूके. वो डेटा कम्युनिकेशन में था, लेकिन इवेंचुअली आई एंड अप डूइंग दिस जॉब इन वायरलेस कम्युनिकेशन. व्हाई डिड यू बिकम एन इंजीनियर? वाज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन, या घर वालों ने कहा कि भाई उस टाइम के ऊपर बस इंजीनियर बनते हैं सब? हाँ, बस इसी तरह का था कि उस ज़माने में बैक इन 99 इट वाज ऑफ कोर्स यू आइदर हैव टू गो फॉर बीइंग एन इंजीनियर, या फिर डॉक्टर, या फिर लेट्स से एट मैक्स यू कैन गो टू IBA. मैं कराची से हूँ, तो मेरे पास अच्छे ग्रेड आ गए थे इंटर के अंदर, तो फिर एक ऑप्शन ये था. ऑल्दो कि आई वांटेड टू गो फॉर द कंप्यूटर साइंस फॉर द फास्ट, लेकिन वो नहीं हो सका जस्ट बिकॉज के घर वाले नहीं चाहते थे. खैर वो इवेंचुअली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की मैंने NED के अंदर, NED से हूँ मैं. एंड देन शुरू में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, एंड इनफैक्ट मुझे मज़ा नहीं आया यूनिवर्सिटी के अंदर. लेकिन फिर जब टाइम गुजर रहा था, काम हो रहा था, चल रहा था सब कुछ, तो उसमें मैंने कंटिन्यू किया. NED कैसा था? आई एक्चुअली स्पोक टू समवन वेरी रिसेंटली इधर दुबई में. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम NED कंप्यूटर साइंस, और ही हैड some very horrible things to say about that experience. How was your experience? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरा एक्सपीरियंस इन नॉट इन एकेडमिक टर्म्स, उसको मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि एकेडमिकली आई डोंट से कि NED उस ज़माने में भी कोई एट पार होती किसी भी लेवल के ऊपर. लेकिन जो क्योंकि वहाँ पर जो जाते हैं लोग, वो ज़्यादातर मेरिट के ऊपर जाते हैं, और मिडिल क्लास से लोग जा रहे होते हैं, और दे हैव अर्ज टू डू समथिंग. मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो बहुत अच्छी पोजीशंस पर इस वक्त हैं, सारे के सारे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू में भी, लेकिन ज़्यादातर अच्छी लोकेशन पर हैं. उसका रीज़न मेरे ख्याल से यही है कि सब में स्ट्रगल करने की स्ट्राइव थी, और शुरू से साइड हसल उस ज़माने से हम लोग करते आ रहे हैं, चाहे वो किसी ने ट्यूशन्स पढ़ा के की हो, चाहे किसी तरह से की हो. तो हॉरेबल एक्सपीरियंस किसी का होगा, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन मेरा नहीं था.
एकेडमिकली इंक्लूडिंग एकेडमिक बस ठीक बस एकेडमिकली ठीक था, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आप ओवरऑल करेंगे तो मैं क्योंकि फिर मैंने उसके बाद यूके से मास्टर्स किया मैंने, तो मुझे पता चला फ़र्क उसके अंदर के डेफिनेटली फ़र्क है। लेकिन फिर उसको आप ये भी तो देखें, मैंने उस ज़माने में अपनी इंजीनियरिंग 25,000 रुपये में की थी टोटल 5 साल के अंदर। तो जो वैल्यू उसने मुझे दी, जो रिकग्निशन उसने मुझे दी यूनिवर्सिटी ने, फिर एलुमनाई उसके हिसाब से जो मुझे मिले, फिर मुझे कहीं रुकना नहीं पड़ा। मतलब आज भी कोई एनईडी से करके निकलता है तो उसको ये नहीं होता कि उसकी डिग्री कोई वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम होती है या उसको लेट से किसी भी किस्म की कि कहीं रिकग्निशन में प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स व्हाट यू नीड। आई मीन ठीक है, अब फिर अगेन आपको, मैं कोई ऐसे साइंटिस्ट तो बनने जा नहीं रहा था, तो जितना मुझे सॉफ्ट स्किल्स समझ में आ रही थी वो मुझे यूनिवर्सिटी से मिल रही थी। मेक सेंस। मुझे इंजीनियरिंग के बारे में बताएं, was it easy to build a career on it? और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं दे देता हूँ। आजकल के ज़माने में जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने 2002 में या 98 में एसेंशियली ये आपने वो बताया कि दिस सॉर्ट ऑफ डिसीजन राइट कि जी मैं CS करूँ या मैं इंजीनियरिंग करूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो खैर ये कि बच्चे थोड़े से उनको समझ आ गई है तो वो CS की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, पेरेंट्स को खासकर समझ आ गई है। बट इवन आई ग्रेजुएटेड इन 2015 और उस टाइम तक हमारा जब बैच आया था 2011 का, तो मेजॉरिटी ऑफ द किड्स इन माय बैच वर बेसिकली किड्स जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया था, उसका मेरिट बहुत हाई था, वहाँ हुआ नहीं तो वो CS में घुस गए। अच्छा। और वो बड़ा अफसरदगी से घुसे थे कि यार हमारा फास्ट में CS में हो गया है, पता नहीं कैसा प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल में हो जाता तो पता नहीं क्या होता। 4 years डाउन द लाइन जो फास्ट के CS के बच्चे थे उन सबकी नौकरियाँ लगी हुई थी, इलेक्ट्रिकल वाले बेचारे सर को जा रहे थे। एंड मोर ऑफन देन नॉट जो इस वक्त इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स इस तरह के जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें से जो बहुत थोड़ी सी जिनके पास एक्सपोजर है वो जो बाहर निकल जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में इंजीनियरिंग बाय एंड लार्ज कहा जाता है इज़ डेड। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट? अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन को देखेंगे तो काम उस तरह से नहीं हो रहे। आप उस ज़माने में जब हमने पास आउट हुए थे तो सीनियर्स ने ज़्यादातर हमारे जो बैच के इलेक्ट्रिकल के थे उन सबको ही ऑलमोस्ट पिकअप कर लिया था, और जिसको नहीं किया था वो कहीं और सेटल था। अगर आप उस सेंस में बात करेंगे कि स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिकल और इवन मैकेनिकल डोमेन जॉब्स हैं, तो ऑफकोर्स जॉब्स नहीं है क्योंकि काम नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर उस तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं सबको ये बोलता हूँ कि ये जो आपकी डिग्री है ये तो आप कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सॉफ्ट स्किल्स लेनी चाहिए, और वो चाहे आप डॉक्टर हो। आई वुड ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अली अब्दाल। वो किस तरह से, उसको मैं शुरू से फॉलो करता हूँ बाय द वे, तो वो किस तरह से उसने अपने चीज़ों को स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से बीइंग अ डॉक्टर, और उसके बाद उसने उसको ट्रांजिशन में लेकर आया, तो वो आप कहीं भी जा सकते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर उसने एक दो चीज़ें मैं उसको बताऊं, जैसे उसकी टाइपिंग बहुत तेज़ है। सही है, तो वो बहुत सारे डॉक्टर्स को आपको इसी तरह से टिक टिक करके टाइप करते हुए नजर आते हैं। तो वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो आपको अपनी मेंटालिटी भी बीइंग एन इंजीनियर चेंज करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे दोस्तों को मैं ऐसे भी जानता हूँ जो कि इस वक्त भी इलेक्ट्रिकल डोमेन में ही काम कर रहे हैं, और इवन यहाँ दुबई में भी काम कर रहे हैं, और इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग हैं जो थोड़ा सा अपने आप को लेट्स से मोल्ड कर लेते हैं चीज़ों के अंदर, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर जाते हैं। क्योंकि अब आपने ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर शायद आपने C++ सीख ली हो या कोई लेगेसी चीज़ें सीख ली हो, लेकिन उनसे काम नहीं चलता। आप अपना काम डेफिनेटली जो नए मॉडर्न टूल्स हैं उनके ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप उस पर नहीं आते तो आप किसी भी डोमेन के अंदर होंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। आई थिंक यूनिवर्सिटी एजुकेशन काफ़ी दफ़ा ये आर्ग्यूमेंट भी सोशल मीडिया पे होती है कि डिग्रीज इरेलेवेंट हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हुई हैं। मेरे हिसाब से लोग यूनिवर्सिटी को देख ही गलत नज़र से रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ फैक्ट्री फॉर वर्कर्स। वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। इट वाज अ स्पेस फॉर रिसर्च, और वो आपको फंडामेंटल एजुकेशन देती है कि बेस लाइन मेरी, अब मैं कंप्यूटर साइंस से कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन कंप्यूटर साइंस ने मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई, जो कि मेरी लाइफ के हर चीज़ में यूटिलाइज होती है। बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस की बेसिस के ऊपर मुझे जो इंसाइट मिली ऑन हाउ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड वर्क्स, दैट इज रियली हेल्प्ड मी डू दिस पॉडकास्ट सक्सेसफुली, राइट? एंड सो आई वुड नॉट फॉर अ मिनट से यार गलती हो गई, कंप्यूटर साइंस कर लिया, मास कम्युनिकेशन कर लेता। हाँ, नहीं, आफ्टर दैट टाइम अब मुझसे कोई पूछे तो मैं भी ये नहीं बोलता कि मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं किया और मुझे इलेक्ट्रिकल में चला गया था। उसके बाद मैं आई वाज ओके। आई मीन जब टाइम गुजर गया उसके बाद तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या बनाते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत सारे लोग, और इलेक्ट्रिकल इज अ बेसिक फील्ड, उससे आप कंप्यूटर साइंस पे भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं, टेलीकॉम में भी जा सकते हैं। बट अगेन ये सारी डोमेन्स के अंदर इस वक्त फ्रेंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में उस तरह की जॉब्स नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा।
आप भले आपको किसी और डोमेन में चले जाएं या इसी डोमेन में रहते हुए अपने आप को इवॉल्व करें, और करते हैं लोग। ऐसा तो नहीं है ना कि बिजली बनना बंद हो गई है, हाँ। या लेट्स से डैम्स बनना बंद हो गए, वो तो काम चल ही रहा है, लेकिन अपने आप को कैसे इवॉल्व करते हैं, उसके अंदर कैसे काम करते हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लोग उसको कर रहे होते हैं, और उसको जब टाइम गुजार लेते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, एंड देन उसको इवॉल्व आप कर लें तो फिर मेरे ख्याल से बेहतर हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में क्या ऐसा हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, right, and that's where you go and plug yourself in, and as long as you have that talent, so then it's एक ज़माने में हम तो कहते थे कि सिविल इंजीनियरिंग की बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आज भी देखिए कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, तो जो अच्छा बंदा होगा उसकी डिमांड उसके डोमेन में हर वक्त होगी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो गई है। अब ये नहीं है कि जैसे एक ज़माने में तो आप ये सोचें कि अपनी टेलीकॉम की बात बताऊं मैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स पाकिस्तान में कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था मैकेनिकल का। ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन हो गई थी, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने फ़ोन पे इंटरव्यू किया एक दोस्त के साथ बैठकर, क्योंकि उसकी पीआर तो हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना था। इसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया आरिफ की जॉब का, और वो वहाँ लैंड कर दिया और जॉब स्टार्ट कर दी, जॉब कर रहा है, वो अभी तक कर रहा है। He didn't have any kind of experience before. तो ये तो आपके साथ कभी भी हो सकता है, वो भेड़ चाल हर जगह नहीं चलेगी। वो आपका चांस हो सकता है, जैसे जिस वक्त मैं आया था उस वक्त टेलीकॉम की नई नई कंपनीज आ गई थी, वारिद आया था उस टाइम पर, टेलीनॉर आया था, ये सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गए थे। उस ज़माने में भी हमें मुश्किल हो रही थी, लेकिन मिल गई थी जॉब। लेकिन अब हर वक्त तो वो टाइम नहीं रहेगा ना कि नई नई कंपनीज आ रही हैं और आपके पास नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा। मेक सेंस। आप रेडियो फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादा फोकस करते हैं? मेरा आरएफ डोमेन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डोमेन नहीं है हमारा, एनालिटिकल डोमेन, मैं उसको कहूँगा एनालिटिक्स ज़्यादा होती है उसके अंदर। अगर इफ़ आई वर टू आस्क यू, हाउ डू यू सी, सिंपल क्वेश्चन है, जाहिर है इट्स गुड कि वो टेक्निकल नहीं है, वो एनालिटिकल है, बिकॉज क्वेश्चन भी ज़्यादा एनालिटिकल ही है, कपल्ड विद बिजनेस एज वेल। हाउ डू यू सी द ग्रोथ ऑफ 5G अक्रॉस द ग्लोब? लाइक एक टाइम था जब हमने नया 5G आया, फिर कोविड के टाइम के ऊपर उसका काउंटर भी आना शुरू हो गया कि जी ये जो है ना कैंसर फैला रहा है, ये कर रहा है, वो भी यूके से आना शुरू हुआ था, वो भी ऑफ ऑल द प्लेसेस, राइट। फिर उसमें हमने देखा कि सर्टन जियो पॉलिटिक्स हैपेंड एज वेल, बिकॉज अब कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तो आजकल जो गेम जो इफेक्टिवली सारी जंग चल रही है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रही है, वो चिप्स के ऊपर चल रही है, वो AI के ऊपर चल रही है, राइट। बिल्कुल। एंड the last thing that anyone could have imagined कि technology which was always a very sort of soft docile thing जो साइड पे अपनी होती रहती थी, वो politicize हो गई है in a lot of ways। और हम again originally हमने ये सुना था कि यार अच्छा 5G आएगा, it's going to revolutionize everything, super fast speeds, उससे use cases नज़ारे emerge होंगे। More often than not, at least recently हमने ये देखा है कि 5G आ गया, ठीक है, मतलब मेरे मोबाइल पे उनमें 5G आ रहा हो, 4G आ रहा हो, 3G आ रहा हो, मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे यूज़ केसेस में, राइट। एज लॉन्ग एज आई हैव अ फाइबर टू द होम, जो मुझे घर के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट दे रही है, मुझे बाहर गूगल मैप्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जो जनरली चीज़ें हैं वो इमर्ज नहीं किए यूज़ केसेस। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए, हाउ डू यू सी द 5G ग्रोथ? राइट, हम लोग 5G पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिस नेटवर्क पे मैं काम कर रहा हूँ, तो 5G पे उस पर काम हो रहा है, और बहुत एग्रेसिव, क्योंकि UAE इज़ अ कंट्री जो कि एट मैक्स एट बेस्ट वो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, 5 साल आगे दुनिया से, हाँ बिल्कुल, वो उसको फ़ौरन ग्रास्प करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। तो उस केस के अंदर तो कर रहा होता है, लेकिन हमें खुद भी पता है कि यूज़ केसेस अभी भी इवन इन दिस कंट्री उस तरह के नहीं हुए। कुछ यूज़ केसेस आ गए जैसे ऑटोनमस कार और इस तरह की चीज़ें जो कि नॉर्मल नेटवर्क पे भी चल जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी लेटेंसी वगैरह के मसले होते हैं तो वो डेफिनेटली 5G इज़ रिक्वायर्ड। पाकिस्तान की बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई स्कोप है इस वक्त 5G का। आपको लगता है 5 साल बाद होगा? डेफिनेटली, क्योंकि आपके जो यूज़ केसेस हैं वो इमर्ज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो। लेकिन मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास बिजली नहीं है टावर्स को जनरेट मतलब एनर्जाइज रखने के लिए, तो फिर 4G हो जाए तो वो 4G इज़ एनफ फॉर मी। अगर मैं सिर्फ डेटा की बात करूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2000 आई थिंक 19 में मैंने अपना आईफोन लिया था 11 Pro। उस टाइम पर सब लोग कह रहे थे कि नहीं यार 5G का फ़ोन वेट कर लेते हैं, आईफोन लेना है तो नेक्स्ट ईयर लेंगे क्योंकि 5G आ जाएगा। मैंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और मेरे पास आज से 4 साल हो गया उस चीज़ को, अभी भी 5G का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास
कौन सी हाई स्पीड एप्लीकेशन है जो कि नहीं चल सकती फ़ोन के ऊपर। लेकिन हाँ, यूज़ केसेस जो कि हैं, मैं आपको कुछ यूज़ केसेस बताता हूँ। जैसे लेटेंसी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है 5G का, जो कि लेट्स से फॉर द एवरेज यूजर थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ, लेटेंसी का मतलब ये है कि आप एक तो स्पीड होती है ना, और दूसरा स्पीड के अलावा एक चीज़ होती है कि आप कितनी देर में वो चीज़ कर रहे हैं, राउंड ट्रिप टाइम कितना है, रिस्पॉन्स टाइम। यस। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम आपको स्पीड में तो फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कोई आप हाई प्रिसिशन काम कर रहे हैं, लेट्स से कोई क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है 4G, और उसमें भी आज भी 4G में काम चल रहा है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कहीं ऐसा एरर आ जाए। हाँ, खास तौर पे ऑटोनोमस कार के अंदर उसमें ग्लिचेस आ सकते हैं। तो इस तरह की कुछ पॉइंट्स हैं। एंड देन 5G का एक और जो फ़ायदा है वो ये कि LTE के अंदर जो या 4G के अंदर आप लिमिटेड होते हैं नंबर ऑफ यूज़र्स के, राइट। जो कि 5G के अंदर क्योंकि आपके सेल्स बहुत स्मॉल हो जाते हैं, तो उसके अंदर आपके यूज़र्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक ही स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर आप बहुत सारे यूज़र्स, ऑल्दो कि वो छोटा डेटा शायद यूज़ करूँ, कम डेटा यूज़ करूँ, लेकिन उसके यूज़र्स बहुत बढ़ जाएंगे 5G के अंदर। अच्छा। 4G में वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स रहेंगे। तो आपके जो लेट्स से IoT डिवाइसेस हैं, वो हो सकता है आप अगेन वो यूज़ केस की बात आती है कि आप किस तरह का यूज़ केस। एट द वेरी लीस्ट आई कैन सी कैसे स्टेडियम के अंदर 5G अवेलेबल है, तो जो क्योंकि ये मैंने देखा है पाकिस्तान में चौक्स होते हैं। हाँ, तो वो तो यहाँ भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की अब आप यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको अज्यूम कर ले। मैं लंदन में था, लंदन आई में कवरेज नहीं थी। आप किसी रिमोट एरिया में चले आए, कवरेज नहीं होगी। यहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि किसी भी जगह पर आपको जीरो कवरेज मिलेगी। तो यहाँ पर उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो स्टेडियम्स के अंदर भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है तो दे आई वोंट से लीस्ट बॉदर्ड, लेकिन एक सर्टेन लेवल के वो कहते हैं यार ठीक है ना, मतलब क्या ही है तो ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बैंड भी खरीदना पड़ जाए ना, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम भी लेना पड़ जाए उस इवेंट के लिए, एक इवेंट के लिए वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी जो प्रेस्टीज है ना वो बचानी है। तो इसलिए यहाँ पर आप चोक होने वाली सिचुएशन आती है। लेकिन वो 5G क्योंकि अभी डिवाइसेस के अंदर भी ग्रोथ उस तरह से नहीं है। आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट नंबर्स राइट नाउ कि कितनी आपके पास जो डिवाइसेस है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जब आप 5G डालते हैं तो वो कुछ ऑफलोड कर रही होती है 4G को भी। तो वहाँ नहीं, लेकिन इन द लॉन्गर रन जब लेट्स से ऑल डिवाइसेस आर 5G, तो फिर इस तरह के चोक्स बेसिकली बेहतर मैनेज हो जाएंगे, बिकॉज हाँ हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत सारी साइट एक ही जगह पे लगा दें, फिर भी आपको उसको आइसोलेट करना पड़ता है। मतलब आपका एक सेल यहाँ पर है, दूसरा सेल यहाँ पर है, तो उसका ओवरलैप में आपको मसले मिलेंगे। ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। सो दैट मीन्स कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, बिकॉज लोग कहते थे कि जी टेलीकॉम इज डेड, इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, बस जी वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट खंबे लगा देगी, आगे तो सॉफ्टवेयर का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। किस तरह मैनेज हो रहे हैं सारा कुछ, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। लेकिन अभी भी अगर आप मुझसे पूछें कि आपको लेट से किस बेसिस के ऊपर वो खंबे लगाने हैं, या वो खंबे लगाने के बाद उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, या कभी कभी और बहुत सारे रीजंस होते हैं जो इफ्स एंड बट्स आने लगते हैं। और खासतौर पे यूएई जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपके परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ चीज़ें कम होती है, एज ये AI के अंदर भी है ना, AI आ गई है तो आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नई प्रॉब्लम्स ही तो नहीं आएंगी ना, फिर उसके साथ आपको सोल्यूशन भी उसी हिसाब से देने पड़ेंगे। तो उसके अंदर आपको कीप अप करना पड़ेगा। वही बात है कि AI आपकी जॉब नहीं ले रही है, लेकिन अगर आप AI यूज़ नहीं करेंगे तो जो बंदा AI जिसको आती है वो आपकी जॉब ले सकता है। तो ये एक चीज़ हर जगह पर है। मेक सेंस। एक होती है टेलीकॉम इंजीनियरिंग, एक नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है। इन दोनों में आप डिफरेंस किस तरह डिफाइन? बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है उसके अंदर। नेटवर्क इंजीनियरिंग आई बिलीव, क्योंकि मैं तो प्योर टेलीकॉम से रिलेट करता हूँ, जिसके अंदर आपको खंबे जो नज़र आ रहे हैं वो उसको कैसे प्लान करना है, उसकी टिल्ट कैसे देनी है, ओरिएंटेशन क्या है, वो उस लेवल के ऊपर मैं आ जाता हूँ। पीछे मेरे जो कलीग्स होंगे वो लेट से स्विच पे काम कर रहे होंगे, नेटवर्क कह सकते हैं नेटवर्क इंजीनियर। लेकिन नेटवर्क इंजीनियर उसके बाद भी आता है लेट से वो वायरलेस लैन्स वगैरह जो लैन्स पे काम कर रहे होते हैं, उनको भी कह सकते हैं। तो नेटवर्क इंजीनियर आप मतलब साइड पे इसको कह सकते हैं ना, जब इमिग्रेशन की बात आती है तो उसके अंदर कनाडा के अंदर डिफरेंट किस्म की आपके पास जॉब कोड्स होते हैं, उसके अंदर आप इंटर ऑपरेट कर सकते हैं उसको। आप अपनी जॉब डोमेन को इस तरह से लिख सकते हैं कि नेटवर्क इंजीनियर है, या जो भी उसमें लिखा हुआ है आप उसको उसके हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मेक सेंस। टेल मी अबाउट द कंटेंट साइड ऑफ योर लाइफ। हाउ डिड दैट स्टार्ट? बिकॉज आई मीन यू आर अ हार्डकोर इंजीनियर. Yes. A very serious person, not in terms of your personality, but in terms of your profession, right? How did you come about कि अच्छा यार मुझे content बनाना है, and my assumption is you would be what if you're 2002 graduate, तो 2 साल पहले आप होंगे मे बी 40 को आसपास होंगे, मैं 43 का हूँ, राइट? सो उस एज के अंदर तो किसी को भी ख्याल नहीं आता, आपकी जनरेशन में तो खास कर एग्जैक्ट 10 साल का फर्क है मेरे बार आप में।
तो कैसे ये ख्याल आया एंड व्हाई डिड यू थिंक दिस इज समथिंग दैट आई मे बी नीड टू एक्सप्लोर? हाँ, अच्छा, एक तो ये कि फ़नी थिंग कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं, Right. इंक्लूडिंग मैनी ऑफ द नेम्स लाइक ताबिश हाशमी, बहुत सारे नाम, अभी तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, वो तो एक फ़नी एस्पेक्ट है। लेकिन हुआ ये था कि एक तो ये कि जो जिस चीज़ पे मैं कंटेंट बनाता हूँ ये मेरा शुरू से पैशन रहा है। मैं अपने दोस्तों से जब बात करता था कि वो ये बोलते थे कि यार पैसे ज़्यादा होने चाहिए, सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब जब तक सैलरी बढ़ेगी नहीं आप अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर सकते। जबकि वो उल्टा ही होता है कि जैसे सैलरी बढ़ती है अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंस जाते हैं और फिर वो विशेष सर्कल चल रहा होता है। तो मैं उसको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निगेट कर रहा होता था। प्लस मुझे ये भी था कि मैं कुछ लोगों को सिखा सकूं इस चीज़ के बारे में जो कि मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेट करती थी। बहुत सारी चीज़ें जैसे ये अगेन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो गई या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चीज़ें हो गई, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी कि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन? यार मतलब आपकी सैलरी 2000 दिरहम यहाँ के हिसाब से बात करें बड़ी, आपने वो 2000 दिरहम कंपनसेट कर दिया लेट्स से एक गाड़ी लेकर, नई गाड़ी लेकर, या उसके अंदर मोबाइल लेकर, या उसका कोई इस तरह का पेमेंट प्लान लेकर के वो उसको आपने कहा कि यार जब बढ़ गए पैसे तो अब मैं उसको किसी तरह से उसको अपना लाइफस्टाइल को भी इंक्रीज़ कर लूँ, तो वो चीज़ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में आती है। तो वो चीज़ थी। प्लस है कि लोगों को समझाना, मुझे ये समझ नहीं आता था कि लोगों को कंपाउंडिंग जैसी सिंपल सी चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि ये तो अगर आप इंजीनियर हैं ख़ासतौर पर, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर उन्हीं से ताल्लुक़ रहता था, या इवन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि MBAs, फाइनेंस एंड MBAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे फेल मिजरेबली समटाइम्स वाइल मैनेजिंग देयर होम्स। और मेरी समझ से बाहर था ये कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो मुझे बहुत कॉमन चीज़ें लग रही थी। खैर वो मैं अपने एंड पर लोगों से बात करता था, जितना समझा सकता था समझा देता था। इन द मिस्ट ऑफ इट कोविड हिट, और मेरी फैमिली पाकिस्तान में थी उस टाइम पर जब वो सारी फ्लाइट बैन्स हुए थे, तो वो पूरी फैमिली पाकिस्तान में थी। मैं यहाँ पर UAE में था, और वो अभी तक मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ वो टाइम, क्योंकि मैंने उस टाइम को बिल्कुल ज़ाया कर दिया था। ऑफिस में कोई काम नहीं होता था, घर पे बैठे होते थे, कुछ भी नहीं करने को था। लेकिन मेरा जो माई एल्डर सन हु हेल्प्स मी एडिट द वीडियोज़ नाउ एज वेल, तो वो उसको करेंसी कलेक्शन का शौक था बहुत पहले से, तो उसके पास काफ़ी बड़ा कलेक्शन था। तो मैंने कहा यार तुम्हें फारिग बैठो, अच्छा बच्चे भी पागल हुए थे उस ज़माने में, तो आई टोल्ड हिम टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मैं पाकिस्तान में नहीं था, तो मैं उसको सिर्फ कह ही सकता था कि ये कर लो तुम। ही वॉज मे बी लाइक 3 years बैक, करंटली इज़ इन A level, मे बी 9th क्लास में था वो, 8 या 9th क्लास में था, तो वो बच्चे ही था। तो वो उसने कहा कि अच्छा मैं करता हूँ, उसने थोड़ा बहुत किया, फिर पीछे हट गया, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतना आसान नहीं है ग्रो करना। खैर वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई, वो UAE वापस आया, हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू स्टार्ट अगेन, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। तो उसने फिर किया, और उसने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया था, ना सिर्फ करेंसी कलेक्शन, उसने जनरल नॉलेज के ऊपर उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो लेकिन फिर अगेन वो ही डिडंट गेट द व्यूज़, उसने छोड़ दिया। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन थी। जब वो मोनेटाइजेशन हो भी गई तो पैसे दिखे उसको, तो उसने कहा बेकार चीज़ है ये। खैर फिर मैंने उसको दिखाया नहीं यार व्यूज़ आ सकते हैं और कुछ हो सकता है। मैंने खुद स्टार्ट कर दी, और मैंने इस डोमेन में स्टार्ट की। मतलब मैंने जो मुझे समझ में आता था, पहले मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन के बारे, क्योंकि मैंने हमेशा साइड हसल किया अपनी जॉब के साथ, चाहे वो पाकिस्तान में हूँ। मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं, मेरी एक वेबसाइट भी थी जिससे मैंने काफ़ी इतने पैसे जनरेट किए थे 2002 के अंदर, कि मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी डिग्री थी वो इसी से खुद ही मैंने फ़ंड की थी, तो उस ज़माने में ई-कॉमर्स के ऊपर। खैर तो मैंने साइड हसल हमेशा की है, तो मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाना शुरू की। मैंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाना, मैं गाड़ी में बैठ जाता था, आईफोन लगा लेता था, और उस पर क्योंकि लाइटिंग का मसला होता था घर में, कुछ समझ में आ गया था कि लाइट्स वगैरह जो है ना घर में अच्छी नहीं है, तो वो बेहतर ये कि आप गाड़ी में बैठ जाएं, दिन के टाइम पर वो बन जाती थी। वो बनाता रहा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। 6 महीने बाद मेरे ऑफिस के अंदर कुछ लोग आए, मुझे कहते हैं यार ये आपकी वीडियो है। मैंने कहा हाँ मेरी वीडियो है। तो कहते हैं अच्छा यार, मैं तो सर्च कर रहा था। फिर मुझे उस वक्त था कि कुछ वीडियो सर्च में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि उस ज़माने में रोशन डिजिटल अकाउंट नया लॉन्च हुआ था, एंड दैट वाज एक्चुअली फॉर मी टेक ऑफ पॉइंट, बिकॉज उस टॉपिक की वजह से उस ज़माने में जो नॉर्मल लोग बना रहे थे उनकी वीडियोस, वो पाकिस्तान में बैठकर रोशन डिजिटल के बारे में चीज़ें बता रहे थे। नोबडी वाज फ्रॉम लेट्स से अब्रॉड, जो कि एक्चुअल यूज़र ऑफ दैट। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बताया, तो वो वीडियो चलना शुरू हो गई, तो मुझे समझ में आ गया। फिर उसी से लिंक करके मैंने और चीज़ें बनाना शुरू की। स्टिल इट वॉज नॉट, आई वुड नॉट से कि वो बहुत ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन मुझे इंटरेक्शन शुरू हो गई थी लोगों के साथ। तो जब मेरी इंटरेक्शन शुरू हुई, तो मुझे उसमें पावर समझ में आई सोशल मीडिया की, कि यार आप किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं लोगों को। लोग
बहुत बेवकूफ़ियाँ कर रहे थे उस ज़माने में, और वो एक मेरी वीडियो की वजह से जब उन्होंने मुझे, उस वक्त मैं रिप्लाई भी कर देता था ईमेल्स के ऊपर क्योंकि मेरे पास टाइम होता था, मैं इंटरेक्शन में मज़ा भी आ रहा था। तो जब मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, मैंने कहा इट हैज़ सम जूस जो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा पाकिस्तान में कोई इस तरह का कंटेंट नहीं बना रहा, और जो बना भी रहे हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक बना रहे होते हैं या किसी एक चीज़ के स्पेसिफिक बना रहे होते हैं। वो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कि आप पर्सनल फाइनेंस को किस तरह से डील करते हैं। आप इंडिया में देख लें, आप पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे तो लोग आपको एटलीस्ट टॉप 10 चैनल्स इस तरह के मिल जाएंगे जो 1 मिलियन ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको कोई इस तरह का नहीं मिलेगा। इवन आपको जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर कोई इस तरह का नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा, और फिर मैंने इंग्लिश और उर्दू मैंने डबल करता रहा कि किस में करूँ, तो मैंने कहा नहीं, इम्पैक्ट ज़्यादा उर्दू में ही बनता है, तो उर्दू हिंदी दोनों आप चला सकते हैं। मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि इंडियन ऑडियंस भी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद जब मैंने यूएई के टॉपिक्स शुरू किए तो उस वक्त फिर इंडियन ऑडियंस भी मेरे पास आना शुरू हुई, और मुझे फिर लगा कि नहीं यार, ये बड़ा इम्पैक्ट बन सकता है। तो देन आई स्टार्टेड एंड नेवर लुक बैक आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने अप्रैल 2021 से या आई थिंक मई 2021 से जो एवरी वीक आई एम अपलोडिंग 3 वीडियोस, और मैंने उसमें कोई ब्रेक नहीं लिया, और कुछ भी हो जाए मेरे पास जो है ना, ये वीडियोस तो आने जाने। रफली 500 वीडियोस अब हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 400 प्लस वीडियो, 450। इंटरेस्टिंग। टेल मी अबाउट पर्सनल फाइनेंस। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान हैज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स रेट ऑफ रफली राइट 13-14% maybe. The exact number you can Google and confirm. That's half of the number for India and Bangladesh. Yes. So even comparable countries have it much higher than we do. Developed world में आप चले जाते हैं तो almost according to one data point I was looking at, तो अमेरिका के अंदर almost 75% of their sort of working age population is invested in some form of stock or otherwise. पाकिस्तान में वो नंबर लेस देन 1% है। पाकिस्तान में एक्टिव स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स आर 250,000। एवरी किड हु ग्रेजुएट्स हैज़ एनी फॉर्म ऑफ सेविंग्स, वो जाते हैं और जाके वो रियल एस्टेट मार्केट को पंप करता है, विच इज़ एन एब्सोल्यूट गैम्बल। लाइक रियल एस्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल इज गैम्बल बिकॉज यू रियली डोंट नो कि उसकी कोई लेजिटिमेट कोई डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कह सकूँ ये चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। दूसरा, it's non-productive, so it's not helping the economy. And third, because it's non-productive, there's no wealth being generated. Essentially, it's wealth being redistributed, right? So it's basically everybody pooling their money in, and certain people just take that out, and it's a lottery ticket effectively. Yes. And जब मैंने उसके बारे में realize किया कि पाकिस्तान में, and I spoke to people, and I've realized कि interest है, but दो चीज़ों का मसला है। एक तो सेंस नहीं है कि ये भी चीज़, लाइक यू मेंशन, कि कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अच्छा वो कहते हैं यार कोई ऐसी चीज़ बता दो कि मैं लाख रुपए डालूँ मुझे महीने का 40,000 आ जाए। भाई ऐसे नहीं हो सकता, यू नो, इट हैज़ टू बी। बट ऑल्सो इट्स ऑल्सो फेयरली डिफिकल्ट, राइट? जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या लेजिटिमेट चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो इधर डिफिकल्ट, रेगुलेशन बड़ी ख़राब है उसके इर्द गिर्द। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स लगा देगी, वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देगी ऑन स्टॉक्स, वो रियल एस्टेट को एमनेस्टी दे देगी। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल व्हाई पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स दैट एज वेल। But if I were to talk about the first problem, where people don't really have that insight, you've obviously interacted with a lot of people who have never probably उन्होंने मैसेज किया होगा यार ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं पैसे सेव भी करूँ, अब आपने बोलना शुरू किया है तो अब मुझे समझ आई। Yes. If I were to ask you to give me an intro, मैं एक लड़का हूँ, मैं आया हूँ यू नो दुबई, और चूँकि मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ तो मुझे इतना कोई इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स का कॉन्सेप्ट था नहीं। मैं लार्जली जो भी पैसा होता था वो मैं लगा लेता था। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरी होती थी कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो अपने टूल्स बढ़ा लें या ट्रेनिंग ले लें, हाँ, और फिर वो कर लें। मैक्सिमम उससे आगे मैंने नहीं किया। सो गिव मी एन इंट्रो ऑफ व्हाट डज इट मीन टू सेव एंड इन्वेस्ट, what does it mean to compound your wealth and slowly grow? Recently my brother came back from the US and you know, he asked me, he's like, what's your FIRE number? And I was like, what are you talking about? FIRE number, is this like an astrological thing? What's that? तो मैंने कहा no, it's financially independent, retire early. ये तो बड़ा एक मूवमेंट है अमेरिका में, और वो कह रहे हैं कि जी you know by 40 I will retire, and if I have X amount of money तो मैं रिटायर हो जाऊंगा और मैं पूरी ज़िंदगी। और बड़ा वो एनालिटिकल था। मैंने कहा जी इतने पैसे आपके पास हों कि आप महीने कितने पैसे आप ड्रॉ करें, और बाय 75 विच इज़ द एवरेज एज ऑफ वो, तो आपके वो पैसे आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएंगे, और यू नो, सो
So there is an entire movement all over the world, but Pakistan में तो we're so far from it, right? अच्छा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। So मैं आपको इसको बिल्कुल कूजे में बंद करता हूँ। I'm sorry ऑडियंस भी कई बार कहती है, but कॉन्टेक्स्ट में देने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस डायरेक्शन। समझ गया मैं। हाँ, जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, गिव मी एन इंट्रो फॉर व्हाट इट मीन्स टू हैव इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, व्हाट्स द पिच है? हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो वो जो आपने स्टार्ट दिया था ना कि पाकिस्तानी सेव नहीं करते, वो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसमें काउंटर लोग करते हैं, यार पाकिस्तान की सेविंग्स इसलिए भी तो नहीं है ना कि पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे ही नहीं है। लेकिन वो मैं उसको इस तरह से बताता हूँ उनको कि आप चार्ट देख लें, जब हमारी जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा या इवन इंडिया के बराबर चल रही थी, उस टाइम पर भी तो हमारा सेविंग रेट इंडिया से कम ही था। तो वो दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आपका सेविंग रेट कम है। सेविंग रेट कम होने के 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि इंडियंस में जनरली स्पीकिंग दे हैव बेटर एक्यूमेन एंड बेटर अप्रोच टुवर्ड्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग उसको कहीं कहीं कुछ अपने रिलीजन की तरफ भी लेके चले जाते हैं, जो कि हर चीज़ को हम हराम के उसमें डाल, स्टॉक मार्केट को तो वो गैम्बलिंग और हराम वैसे ही क्या देते हैं, फतवा आ जाता है। हालांकि आप अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ आर्टिकल था, आई वोंट टेक द नेम, बट पाकिस्तान कराची के अंदर एक सी फ्रंट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके ऊपर FIA ने जो है वो हाथ डाल दिया है। और अब आप क्या करेंगे, वो पता नहीं कितने मल्टी मिलियन रुपीज़ और डॉलर्स कह सकते हैं आप, आई थिंक बिलियन डॉलर्स, बिलियन तो नहीं खैर, लेकिन चले मल्टी मिलियन डॉलर्स पे चला गया था वो, और कितने लोग उसमें फंसे। अब वो पैसे कब मिलेंगे, कब रिकवर होंगे, क्या डॉलर का रेट था, क्या था? ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स है जिसके अंदर आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जो पैसे फंसते हैं, आपको सिर्फ कुछ नज़र आता है, सिर्फ उसमें सक्सेस। हाँ, और द इंटरेस्टिंग यू मेंशन्ड कि स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं ना कि यार ये हराम है, ये गैम्बल है। मुझे ये बड़ी फैसिनेटिंग लगती है बात, बिकॉज थियोरेटिकली स्पीकिंग इस्लामिक लॉ तो ये कहता है कि यार आपने रिस्क लेना है। आप एग्जैक्ट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट के मुझे 5% इंटरेस्ट पे मिलता रहे, राइट? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अपने आप को मार्केट करते हैं एज गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न, 40,000 आपको रेंट मिलता रहेगा, राइट? विच मेरे हिसाब से इज अ रादर अन इस्लामिक थिंग। स्टॉक में तो आप एक्चुअली आप रिस्क ले रहे हो, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आप भी पैसे बनाओगे, कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी, आप भी लॉस में हो, वेट करो, वापस वो सेट हो जाओगे। बिल्कुल। सो आई थिंक हम इस्लाम की बेस यूज करते हैं, बट वी डोंट इवन नो द फंडामेंटल्स ऑफ। हाँ, ऐसे ही असल में उसमें एक और चीज़ भी आती है ना, फिक्स्ड रेट्स भी आ जाते हैं, तो उसके अंदर लोग जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब ये बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर फिक्स्ड रेट्स भी होते हैं, इंडिया में भी FDs होती हैं, तो हम अपने पोर्टफोलियो के एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब अगेन उस तरह की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, मीज़ान बैंक है और बहुत सारे इस तरह के बैंक हैं जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं। वो कंप्लायंट कैसा भी हो, लेकिन वो है, उसकी भी कोई अब रीज़न नहीं रही है कि आपकी सेविंग रेट्स कम हो, पैसे ज़्यादा नहीं है, वो भी उसका रीज़न नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है। अगर आप रोड पे देखेंगे जाकर तो इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लोग अपने घरों में ही सो रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, मेरे ख्याल से एजुकेशन नहीं है। कंपाउंडिंग, जो मैंने कहा, कंपाउंडिंग में हमेशा कहता हूँ कि ना सिर्फ आपकी वेल्थ में कंपाउंडिंग हो रही होती है, आप उसको सर्टेन परसेंटेज से ग्रो करते हैं तो आपको पैसे बढ़ रहे होते हैं, वेल्थ बढ़ रही होती है, आपके एक्सपीरियंस में भी कंपाउंडिंग हो रही होती है। अगर कोई यंग लड़का लेट से या लड़की कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वो आते हैं, उसके बाद वो लेट से 5,000 रुपये से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी। मैंने खुद स्टॉक मार्केट में 40 साल की एज से स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी सारी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर चल रही थी। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कितना वेल्थ ग्रो हो सकती थी, प्लस कितनी मेरे पास जो लेट से जो एक्सपीरियंस था वो ग्रो हो सकता था, क्योंकि जो कंपाउंडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों में नहीं होगी, एक्सपीरियंस में भी होगी। वंस आपने 23 साल की एज से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपको हर साल जब आप थोड़े बहुत पैसे उसमें डाल के देख रहे हैं कि यार कैसे चल रहा है वो, आप 40 ईयर्स तक यू वुड बी प्रो ऑन दैट। अब 40 क्या, आप 2-3 साल के 4 साल के अंदर ही प्रो हो जाएंगे उसके अंदर। आपको पता होगा, आपके पास साइकिल होनी चाहिए आपके पास कि आपने अच्छी साइकिल में भी काम कर लिया हो और बुरी साइकिल में भी काम कर लिया हो। जैसे हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है, पिछले 5 साल से बहुत बुरी साइकिल चल रही थी, अभी थोड़ा सा अपटिक आया है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। 2000 से लेकर 2017 तक और मे बी 2014-15 तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न था वो डॉलर टर्म्स के अंदर इंडिया की स्टॉक मार्केट और US की स्टॉक मार्केट से डॉलर टर्म्स के अंदर बेहतर था। तो अगर आपने उस टाइम में इन्वेस्ट किया होता और अभी भी छोड़ चुके होते तो ठीक है, उसने आपकी डिवैल्यूएशन ने आपको ईट अप किया होता, लेकिन फिर भी उस लेवल पे ईट अप नहीं किया होता और डिविडेंड्स फिर भी मिल रहे होते। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर नहीं जाएंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, या तो पैसे उड़ा देंगे या फिर आप लेट से फिक्स डिपॉजिट कर देंगे उसको, जो कि कोई इतना अच्छा वैसे भी नहीं है, लेकिन ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए आप कर सकते हैं।
दूसरा तीसरा ऑप्शन है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएंगे, जो कि एक एसेट क्लास है, इट इज़ अ गुड एसेट क्लास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फाइलें बिक्री होती हैं जो कि उसकी कोई बेस नहीं होती, उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि क्या आप खरीदने जा रहे हैं। हाँ, आप नई प्रॉपर्टी में खुद जाएंगे लेने तो वो इतनी महंगी होगी कि आपके हाथ में ही नहीं आएगी। तो बेहतर यह है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप छोटा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में बताएं। पाकिस्तान में एक मेजर मसला, एंड इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, जनरली डेवलपिंग कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम इन द करंट इकोनॉमिक सिस्टम एनीवेज, कि एक तो उनकी कंसिस्टेंट डिवैल्यूएशन हो रही होती है डॉलर की मद में, तो वो इम्पोर्ट्स में हमेशा जो है ना वो मार खा रहे होते हैं, एक सर्टन इन्फ्लेशन हो रही होती है साल की। दूसरा, जो इवन विद इन देयर इकोनॉमीज दे आर नॉट मोस्ट एफिशिएंट, राइट, एंड सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी प्रिंटिंग गोइंग ऑन। एंड पाकिस्तान में हमने देखा है कि यार अच्छा टाइम होता है ना, जब अच्छे दिन होते हैं, तो कहते हैं देखिए जी हम 12% इन्फ्लेशन पे ले आए, बड़ा अच्छा कमाल कर दिया। और वो भी मोर ऑफन देन नॉट पंप एंड डंप चल रहा होता है वो 12% वाली इन्फ्लेशन जो होती है। वरना वो यही होता है कि जब आपकी इलेक्शन साइकिल करीब होता है तो उनके पैसे डेट लेके जी पैसे या डेट ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि अच्छा यार ये अब एक बूम बस्ट साइकिल है और ये अब एकदम से क्रैश करेगा। और उसमें फिर हमें नज़र आता है कि अच्छा जी जब वो अपने आप को करेक्ट करता है, तो जो हमने रिसेंटली देखा कि जी 25, 30, 35, 40, 45% इन्फ्लेशन में चला। बिल्कुल। अब उसमें फॉर लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर लुकिंग एट दैट, क्योंकि हम जो एक एवरेज यूज़र है ना, उसके अंदर वो पेशेंस नहीं होता टू बी एबल टू वेट फॉर द रिटर्न्स। और जाहिर है मिडिल क्लास बंदा है, वो फ़ौरन पैसा डालता है, फ़ौरन पैसा निकालता है, उसको इमरजेंसी में बहुत दफ़ा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो जब इन्वेस्टमेंट का सोचता है, वो कहता है यार, क्योंकि उसको नॉर्मली होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन आती है तो द रेस्ट ऑफ द मार्केट वो नीचे जाती है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू करेक्ट इटसेल्फ। बिल्कुल, राइट। सो जिसमें मैंने देखा कि लोगों के पास ₹1,00,000 पड़ा है ना, वो कहें यार 6 महीने बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो ये देखना यार 6 महीने बाद गाड़ी महंगी हो जाएगी, मोबाइल महंगा हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा, अभी खरीद लो, ज़रूरत है कि नहीं खरीद लो। सो वी आर अ वेरी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। यस पाकिस्तानीज इनहेरेंटली आर कि अगर उनके पास पैसा आ जाता है, और ये अक्रॉस सोशल स्ट्रेटा मैंने देखा है कि अमीर आदमी भी ये कर रहा है, गरीब आदमी भी ये कर रहा है। खासकर मतलब गरीब आदमी तो मैंने ये देखा कि अब जो रिसेंटली विद द एप्स एंड दिस एंड दैट के यूड फाइंड के वैसे पैसा आ रहा होगा तो वो उस पर होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना, तो वो जाएगा आईफोन खरीद लेंगे। और आप कहोगे कि यू कुड हैव मेड सच अ बेटर डिसीजन विद योर मनी, बट वो दे बाय द आईफोन, they'll go and they'll splurge 20,000 rupees on PUBG. And I've seen that within people around me कि वर्किंग क्लास जो है वो 20-50 हज़ार रुपये लगा रही है, हालांकि हम बड़े हुए थे 30 रुपये की सीढ़ियाँ खरीद के, हम खरीद सकते थे, लेकिन हमें क्या मतलब है। तो मुझे आई डोंट ब्लेम देम, आई एम नॉट सेइंग कि ये उनकी गलती है, आई जस्ट फील लाइक दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ द सिस्टम वर्क्स टू बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स। सो अगर मैं इन्फ्लेशन को एट द हार्ट एंड कोर में रखूँ, हाउ डू यू सी दैट in the context of, let's say, developing economies, and then investments and how they potentially save you from that inflation? Like अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, तो क्या वो मुझे लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से बचा लेगी? क्या मेरी जो एफर्ट है, मेरे लिए ना पैसा is a translation of the wealth or the value that I've generated. I know that when that value I put in my bank account, over time it loses the value through inflation. Is there a way to protect that value or increase it through investments? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने खुद देखा है कि विद इन 1 ईयर स्पैन अगर पीछे आप जाएँ, आप कोई फूड कमोडिटी लेते हैं तो इवन 100% उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो इसमें कोई शक है ही नहीं। और जो इन्फ्लेशन नंबर 30%, 40% गवर्नमेंट दे रही है, वो भी शायद फर्स्ट होते हैं और थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा ही आपको इतना बोल दिया उन्होंने। ये अनप्रेसिडेंटेड, इतनी इन्फ्लेशन तो मुझे नहीं याद है कि पाकिस्तान के, एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी इस तरह की। लेकिन एक जो फंडामेंटल गलती लोग करते हैं, वो आज की इन्फ्लेशन को देख के, आज के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को देखकर वो करते हैं। मतलब और उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि यार इन्फ्लेशन है आपकी 40% लेट से, और आपको रिटर्न मिल रहा है 20% का, तो वाई टू गो फॉर दिस 20%? इन्फ्लेशन 40% है। लेकिन उसको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए 10 साल के ऊपर। आपकी इन्फ्लेशन इस लेवल पे नहीं रहेगी। आपको अगर लॉक करके 20% का रिटर्न मिल रहा है आगे जाकर, तो उसको आप ले लें, प्लस
सिर्फ ये नहीं, ये भी है कि आपको इन्फ्लेशन 40% जो मिल रही है वो हो सकता है आप पे इम्पैक्ट ही 40% का ना आ रहा हो सकता है 10% का इम्पैक्ट आ रहा हो आप पे। अगर आप अपर क्लास में पहुंच गए हैं, हो सकता है 10% का इम्पैक्ट आ रहा हो सकता है आप पे 0 आ रहा हो। अब मैं उसकी अभी एक वीडियो बना रहा था, उस पर मैंने कहा कि यार लेट से आपको ट्रैवल करना है और आपको अभी तो खैर महंगी हो गई चीज़ें, लेकिन आपको हाई इन्फ्लेशन टाइम के ऊपर जब कोविड था तो उस वक्त रिस्ट्रिक्शन थी, सारे एयरलाइंस के रेट्स भी कम थे, सब कुछ कम था। आप दुनिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लेकिन आप जो अपना लेट्स से ट्रैवल के ऊपर जो बजट आपका वो कम हो गया पिछले साल से। तो आप तो ये नहीं कह सकते कि जना आपकी इन्फ्लेशन की वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आप तो एक डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर आप लेट्स से आप सोशल स्टेटस आपका डिफरेंट है, राइट। तो आपको वो भी देखना चाहिए। आपको डायरेक्टली ये नहीं देखना चाहिए कि 40% की इन्फ्लेशन है तो मुझे इसी साल 40% को बीट करना है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो लाजमी नुकसान करेंगे, क्योंकि आप फिर डिफरेंट किस्म के ट्रेडिंग में चले जाएंगे, क्रिप्टो में चले जाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ों में चले जाएंगे जो कि उसको बीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको थोड़ा सा जूम आउट करना चाहिए और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको देखना चाहिए। लेकिन अगेन वो चीज़ है परसिस्टेंस की। अब उसमें यही है कि आप हर चीज़ तो स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे ना, अपने सारे पैसे तो स्टॉक मार्केट में नहीं डालेंगे, आप गोल्ड में भी थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऑल्दो कि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं है जो कि आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ग्लोबली कहते हैं कि 5 to 10% आपका मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो का गोल्ड इज़ इनफ, बिकॉज गोल्ड कोई ऐसा आपको वो नहीं दे रहा है, रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे रहा है, इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा है। गोल्ड आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्फ्लेशन का कहते थे हैज है, मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन हैज नहीं रहा है गोल्ड, क्योंकि ऐसे आप देख लें 2011 में जो गोल्ड की प्राइसेस डॉलर टर्म्स के अंदर आज भी वही हैं। तो पिछले 12 साल में गोल्ड ने कोई आपको नहीं दिया है रिटर्न। तो गोल्ड को ऐसे आप इन्फ्लेशन हैज नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो 5.5 टाइम्स या 6 टाइम्स बढ़ चुका है उसकी प्राइस, क्योंकि डिवैल्यूएशन की वजह से। तो हम पाकिस्तान के अंदर गोल्ड को नेगेट नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी किसी और एसेट क्लास के अंदर भी तो आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना। आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, आप लेट्स से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। बाय द वे स्टॉक्स के अंदर भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी का एक्सपोजर देते हैं। लेट्स से आज किसी बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो आपके पास सीमेंट के अगर स्टॉक्स हैं या लेट्स से रीट्स हैं आपके पास, तो उनके थ्रू आप अपनी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं। प्लस हम ये भी देखते हैं कि अगर स्टॉक की प्राइस देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज देख रहे होते हैं प्राइस की, हम डिविडेंड्स को इग्नोर कर देते हैं। तो वो भी चीज़ देखना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है किसी को भी जो भी नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट उसको ये ना देखे कि इन्फ्लेशन को कोई चीज़ बीट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में इस साल की इस हफ्ते की इन्फ्लेशन को बीट करना चाहेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, तो वो आप बहुत गलत रैट रेस में लगेंगे और वो आपको डेफिनेटली नुकसान करेगी। राइट, दैट मेक सेंस। मुझे अगर आप ये बताएं, चलिए मैं उस पर आता हूँ। पहले मुझे ये बताएं, मैं अगेन एक यंग लड़का हूँ, मैं आया हूँ, मैं जो है ना महीने का मेरा 1000 दिरहम बचता है। मैं आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ वली भाई कभी मैंने ज़िंदगी में इन्वेस्ट नहीं किया, आप क्या रेकमेंड करेंगे कि मैं क्या करना शुरू करूँ? मुझे मैसेज आना शुरू हो गया दुबई में कि पता नहीं ये प्रॉपर्टी ख़रीद लें, JVC में बड़ा अच्छे अपार्टमेंट्स हैं वो ख़रीद लें। मुझे समझ नहीं आ रही। सो फॉर अ ले मैन लाइक माई सेल्फ, हाउ वुड यू बिगिन टू टेल मी कि यार अच्छा व्हाट टू डू? लेकिन आपने बहुत सारी बातें कर दी, मैं तो ओवरवेल्म हो गया हूँ, राइट, कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मैं घर जाऊँगा सो जाऊँगा। Alternatively, if you were to give me, okay, listen, let's start with this, slowly learn this, and then obviously there is nothing you can say that is going to be 100% accurate. You can only guide me. I'll have to learn the ropes. बिल्कुल. But what's this first step that you would say? सही। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरों की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको अपना बेंचमार्क ना बनाएं, क्योंकि एक बड़ा आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द जिसने बोला था ये, लेकिन उसने कहा था कि जो आपका अगर जो प्रॉफिट रिस्क के ऊपर मिलता है ना, वो आपके लिए डिटरमेंटल हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है इसी के थ्रू मुझे जो है अगला प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेट से किसी ने प्रॉपर्टी ली और वो फॉर सम रीज़न 2 साल के अंदर लेट से 50% बढ़ गई उसकी प्राइस, तो आपको लगेगा ये हर दफ़ा ऐसा होगा, तो वो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, और आप किसी को बताएंगे तो वो भी गलत इंप्रेशन लेता है। तो आपको अपनी एनालिसिस, अपनी जो रिसर्च है वो खुद करनी चाहिए। बाकी एक तो 1000 दिरहम अगर आपके पास बच रहे हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा इनकम बढ़ाएं अपनी। ये इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। जो इनकम बढ़ती है ना, आपने जो ऐसे वो फायर की बात की थी ना, तो मुझे एक चीज़ याद आई थी, वो एलेक्स हरमूजी कहता है कि S&P के अंदर तो इन्वेस्टमेंट ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड पोर्स जो US के इंडेक्स है S&P के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो SNME के अंदर है। वो अपने अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो पैसे बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, ये तो फंडामेंटल है, लेकिन वो जब तक नहीं बढ़ रहे, जब तक आप इन्वेस्टमेंट्स को पीछे नहीं छोड़ सकते, आपको इन्वेस्टमेंट साथ में करनी है। अच्छा, UAE के अंदर मैं सबसे पहले लोगों को बोलूँगा कि जो लोग आ रहे होते हैं, एक तो ये कि बैक होम थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि पैसे कम होते हैं, एंट्री पॉइंट कम होता है, तो आप स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के अंदर खोल लें,
अपना अकाउंट खोलना है, एटलीस्ट उसको स्टार्ट तो करें ना, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। 25,000 रुपये का मिनिमम बैरियर है, आप 25,000 कुछ भी नहीं है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और हर महीने 5-5 हज़ार रुपये डालते रहें, 10-10 हज़ार रुपये डालते रहें, जितने पैसे आपके पास हैं डालते रहें। इफ़ यू आर यंग यू हैव इनफ टाइम कि 2-3 सालों में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो इंडिविजुअली ट्रेड कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, लेट्स से अमेजॉन के अंदर, एप्पल के अंदर, जो भी है उसके अंदर आप डायरेक्टली बाय करके बहुत कम फीस के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लाइक जो आप उनको पैसे दे रहे होंगे, थोड़ी सी उनकी फीस होगी और उसकी बेसिस के ऊपर वो अपनी एलोकेशन कर रहे होंगे। वो बहुत सिंपल सी एलोकेशन होगी, सॉर्ट ऑफ एक म्यूचुअल फंड ही बन गया, एक तरह से म्यूचुअल फंड हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप उसको एक बर्ड्स आई व्यू देखिए तो वो म्यूचुअल फंड कह सकते हैं आप उसको। लेकिन उनकी अगेन म्यूचुअल फंड में भी पता होता है आपको कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसी तरह से उसके जो रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म होगा उसमें ट्रांसपेरेंट होता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन उसमें आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है। आपको यूएस का एक्सपोजर मिलता है, आपको चाइना का एक्सपोजर मिलेगा, आपको रशिया का एक्सपोजर मिलेगा। अब तो नहीं मिलेगा रशिया का एक्सपोजर, लेकिन आपको इस तरह की जगहों का डेवलप्ड मार्केट, डेवलपिंग मार्केट, हर तरह का। और ये मैं यूएई से कर सकता हूँ, आप यूएई से बहुत आराम से कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन अक्सर प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप यूएई से वापस भी जाते हैं पाकिस्तान, तो फिर भी आप अपना अकाउंट यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और वो चलता रहेगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि आप फंड कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान से जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे होते हैं यहाँ के प्लेटफॉर्म्स के अंदर, क्योंकि कुछ लॉज इस तरह के हैं, तो वो ग्लोबली फैटफ और ईमेल की वजह से आपको जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने बैंक अकाउंट से करनी है। तो अगर आप यूएई में रह रहे हैं, रेजिडेंसी यहाँ पर है, बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। वैसे आप पाकिस्तान मूव बैक करते हैं और आपके पास आपका अपना अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट यूएई में नहीं है, खत्म हो गया, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, फिर आप उसको फंड नहीं कर सकते दोबारा। व्हाट अबाउट लेट्स से वाइज और पेयोनियर? हाँ, चल रहा होता है, वाइज चल रहा होता है, लेकिन अगेन दे आर वेरी डाइसी, क्योंकि मैंने कभी भी सुन सकते हैं आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्योंकि ये कोई सच ठीक है मीडियम तो है, लेकिन सेव करने की जगह नहीं है, या उसको परमानेंट। इसीलिए तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स या बिजनेसमैन अपना बेस दुबई बना रहे हैं, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम दुबई का है, अगर आप उसमें एंटर हो जाते हैं फिर आपके पास कोई मसला नहीं है पूरी दुनिया को ऑपरेट करने का। वाइज पे ओनियर उनके लिए ठीक है जो थोड़ा बहुत अमाउंट आ रही है। मैं उसको इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ ना कि देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स राइट नाउ जिनका पैसा बन रहा है और वाइज पे ओनियर पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो रिसेंटली हालात की वजह से उन्होंने क्या किया, यार पैसे नहीं मंगवा रहे। अब वो पहले $3,000 फॉर एग्जाम्पल $2,000 महीने कमा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कॉस्ट तो मेरी, मैं तो जवान हूँ, अपने बजी घर में रहता हूँ, $500 मेरी कॉस्ट है, तो $1,500-2,000 जो है ना वो महीने का वो सेव कर रहे हैं एक्चुअली। करते 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 इस साल में उनके पास $10,000-15,000 पड़ गए, लेकिन क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन 7% पे, तो एक्चुअली 7% लूज कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है। मेरे लिए वो इट्स अ वेस्ट। दे शुड बी सिटिंग डाउन एंड फिगरिंग आउट कि यार उस 10,000 को मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो यहाँ की बिल्कुल जो यहाँ के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है सर्वा हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी मैं बात अपने चैनल पे कर रहा होता हूँ, वो ये अलाउ करते हैं कि आप वाइज या पेयोनियर के थ्रू उनको फंड कर सकते हैं। थोड़ा सा उनका जो वेटिंग क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो उनका, क्योंकि यहाँ पर भी बैठे हुए आपको उनका जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो सारी चीज़ें उनको देनी पड़ती है। अगेन इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द रेगुलेशंस, यस, तो उसकी वजह से आपको, लेकिन वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरी रेफरल के थ्रू उन्होंने अकाउंट खोले हैं और वहाँ से बैठ के कर रहे हैं। यहाँ की कंपनीज बहुत ज़्यादा उनको आई वुड से कि इनकरेज नहीं कर रही होती हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके लिए बहुत सारा पेपर वर्क बढ़ जाता है, लेकिन मना नहीं करती हैं, वो कर सकता है। अगर आप परसिस्टेंट है तो हो, अगर आप परसिस्टेंट है तो बहुत कुछ हो सकता है। मेक सेंस। गोल्ड का आपने अर्लियर जिक्र किया। गोल्ड इज रिसेंटली इन द कॉन्वर्सेशन अगेन ग्लोबली। एक्चुअली कॉन्वर्सेशन वाइडर जो ग्लोबली हो रही है वो डॉलर के ऊपर हो रही है, एंड द फैक्ट डॉलराइजेशन के ऊपर हो रही है। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन मल्टीपल एरिया से एकदम से हिट हुई। एक तो आपके वो क्रिप्टो ब्रोस थे जो आए, उन्होंने कहा कि यार हम तो निज़ाम खेलते ही नहीं है, यू नो लाइक 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उन्होंने मनी पंप किया, फिर कोविड हुआ, उन्होंने मनी पंप किया। उसके बाद जो रिटर्न आया तो उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि यार ये क्या बकवास है, ये तो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरीली सिस्टम चला रहे हैं, अमीर आदमी बच जाता है, हम जलील हो जाते हैं। तो एक ग्रोइंग आवाज़ आई जिसमें उन्होंने कहा बिटकॉइन पे आ जाए, द डिजिटल गोल्ड। मीनवाइल एक दूसरी साइड पे क्या हुआ कि एक जियोपॉलिटिकल मैस नाइटमेयर खुला रशिया के इन्वेजन के बाद, जिसमें अमेरिका ने जाके जो है वो डॉलर को यूज़ किया एज अ वेपन थ्रू सैंक्शंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड सो द होल वर्ल्ड रियली सॉ इन हॉरर एज दे रियलाइज कि यार ये तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। एंड सो एक ग्रोइंग आवाज़ आई ऑफ डी डॉलराइजेशन, और उसमें जब लोगों ने जाके उसको अगेन में एक तो होता है ना कि हम कहते हैं पाकिस्तानी हम होते हैं ना, मैंने कल रात को भी आई स्पोक अबाउट दिस ऑन स्टोरी, तो समझ लाइक अच्छा तुम बड़े से आने हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिका को नहीं पता होगा। तो मैंने कहा सर मैं तो खुद
अमेरिकन से ही सीखा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो आप अगर जाए और जाके आप रे डालियो की बात सुने या आप नोआम चॉम्स्की की बात सुने, तो इवन अ लॉट ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल्स आर सेइंग कि देयर इज समथिंग ब्रोकन इन द अमेरिकन सिस्टम. But the fact is that there is definitely something happening there. They could come out of it or they might just crash from it. जिसकी वजह से जो ये डेकेड है, ये आपको नज़र आ रहा है कि एक टर्बुलेंट डेकेड है, इसमें चीज़ें बहुत अप एंड डाउन होंगी. द रिस्क हैज़ इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट. और उसमें फिर एक आवाज़ आई जिसमें कहा गया कि शायद ब्रिक्स अपनी एक करेंसी ले आए, शायद वो डॉलर बैक्ड हो, शायद डॉलर बैक्ड ना भी हो तो डॉलर वेटेड हो. उसकी पूरी फिलोसफी है वो किस तरह से होता है. एंड जो बेसिकली जो लास्ट आपका सिस्टम आया था जिसमें उन्होंने डॉलर का पेग हटाया था अमेरिकन ने, और उसके बाद से वो आर्बिट्रेरली मनी प्रिंटिंग अप एंड डाउन होना शुरू हो गई थी. गोल्ड का पैक हटाया था, जब से गोल्ड का पैक हटाया था, तो उसके बाद से जो हमारी सारे ये मसाइल आए हैं उसको लोग अब देख के देर वेरी ऑफ इट एंड देर सेइंग कि लिसन लाइक इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय समथिंग, यू कांट जस्ट बी रैंडमली थ्रोइंग इट अराउंड. एंड सो एक आवाज़ आपको ये आ रही है कि अच्छा नहीं, गोल्ड itself. So I was looking at this investor जो कि बड़े अरसे से ये कह रहा है और अब तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा छोड़ डाला है जी, गोल्ड पंप होगा, अब दुनिया वापस गोल्ड की तरफ आएगी क्योंकि you need a safe asset. और दूसरी तरफ आपके पास बिटकॉइन और सम फॉर्म ऑफ ए finite digital currency का वो आती है. So my question is, how do you see gold in this context? How do you see cryptocurrencies in this context? And third and most importantly, how do you see the dollar as it's essentially getting hit left, right and center? बड़ा clear है, अगर आप उसको इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, but there is a war going on under the surface and उसमें the dollar is right now the target. प्रॉबली डॉलर इज डेफिनेटली टारगेट, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने भी बोला कि हम वो नहीं उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं. तो डॉलर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम में तो है, लेकिन आई वुड सी कि वो सस्टेन करेगा. और अगर वो नहीं सस्टेन करेगा तो एटलीस्ट डॉलर बैक्ड एसेट्स जो है ना, हम एज अ क्योंकि मैं तो इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, तो मुझे अपने पर्सनल लेवल के ऊपर बात करूँ मैं अगर डॉलर नहीं तो डॉलर बेस्ड एसेट्स को तो मैं नहीं छोड़ सकता. एटलीस्ट सम एग्जांपल ऑफ डॉलर बेस्ड एसेट्स. आप यूएस को नहीं छोड़ सकते, आप यूएस की जो कंपनीज हैं उनको नहीं छोड़ सकते. अच्छा, गोल्ड की जहाँ तक बात है तो गोल्ड, आई एम सरप्राइज कि गोल्ड की प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ी है. कोविड हो गया, इन्फ्लेशन का कहाँ से कहाँ पहुँच गई, गोल्ड अपनी जगह पे बैठा हुआ है. गोल्ड ने कुछ भी नहीं किया, मतलब अब नहीं किया तो फिर कब करेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड कब करेगा. हाँ, मतलब अभी तो जियोपॉलिटिक्स भी दिया, अभी तो बेसिक इन्फ्लेशन है. गोल्ड शुड बी, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था गोल्ड को. ये तो 2011 के, अच्छा 2011 में मैंने एक ट्रेडिंग का स्टार्ट किया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा उसमें लॉस लिया था. उसके बाद से मैंने ट्रेडिंग वगैरह सब छोड़ दी थी, जो नॉर्मल डे ट्रेडिंग होती है ना. लेकिन मुझे इसलिए याद है कि वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था कि उस टाइम पर कहते थे हर ज़माने में कोई ना कोई थ्योरी होती है कि लेट्स से यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो गोल्ड नीचे जाएगा, एंड वाइस वर्सा. ये सब चल रहा होता था. उस ज़माने में गोल्ड भी नीचे गया था, यूएस स्टॉक मार्केट भी नीचे गई थी. हम तो बैठते देखते रह गए थे कि क्या हो रही है. आपने कहा आप मसला आप थे. तो इसलिए अब मुझे वो आज तक याद है कि वो 1900 टच किया था उसने, right. और अभी भी 1900 पर है. तो ये कब बढ़ेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है गोल्ड का कि क्या सीन है. बाकी क्रिप्टो करेंसी का भाई मसला ये है कि एक तो ये कि गवर्नमेंट्स कभी भी इसको नहीं होने देंगी. जिस करंट फॉर्म के अंदर क्रिप्टो करेंसी अभी है, अगर उस फॉर्म में आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट्स तो नहीं उसको अलाउ कर सकती कि आपको इंटर कंट्रीज जो पेमेंट्स हों वो पॉसिबल हो जाए विदाउट देम गेटिंग इनटू दिस सिस्टम. और अगर वो अलाउ कर देती है तो डेफिनेटली रेगुलेट करेंगी, और जब रेगुलेट करेंगी तो क्रिप्टो कहाँ रहेगा फिर तो क्रिप्टो नहीं है. अब फाइनाइट डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कहते हैं. अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि इसको मैं किस तरह से उसको किस तरह गेज करूँ मैं उसको बिटकॉइन को. तो मेरे ख्याल से मेरे अपने लिए मैंने कोई बिटकॉइन के अंदर अपनी कोई एज सच कभी भी मैंने पोजीशन नहीं लिया. गोल्ड की पोजीशन रहती है क्योंकि गोल्ड एज सच हम पाकिस्तानी जो हाउस होल्ड होता है उसमें वैसे ज्वेलरीज होती हैं, या लेट से आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वैसे भी होती है. तो मैं ये नहीं कहता कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन गोल्ड में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में रहते हुए तो कर सकते हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रुपये की डिवैल्यूएशन है वो एक शूट कर रही होती है. हाँ, मतलब आपके पास फॉरेक्स का एक्सपोजर हो नहीं सकता, कंट्रोल्ड है. गोल्ड इज द ओनली थिंग जिसमें आप अपनी, जो मैंने ओरिजिनली बात बोली कि आप अपनी, अगर मैंने वैल्यू जनरेट की है तो मैं उस वैल्यू को सस्टेन कैसे करूँ, राइट. लाइक अगर तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, उसमें सारा कुछ है, तो वो गोल्ड इफेक्टिव पाकिस्तान के लिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड है वो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन डॉलर बेस्ड इन्फ्लेशन आ रही है वो तो आपकी एडजस्ट हो जाएगी. बाकी गोल्ड पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू तो नहीं आ रहा होता, वो तो एक तरह से स्मगल ही हो रहा होता है.
अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन पाकिस्तानियों के लिए है, वो मीज़ान ने गोल्ड फंड दोबारा से लॉन्च कर दिया है, लेकिन अगेन मैंने उसको जो ट्रैक किया ना, मैंने उसके जो बेंचमार्क्स हैं वो आई वुड से गोल्ड प्राइस को डॉलर टर्म्स के अंदर 30% को मिस करता है, वो 20 to 30% मिस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको एक गोल्ड का एक्सपोजर मिल सकता है। मेक सेंस। गोल्ड पाकिस्तान के केस में फिर भी मेक सेंस कर रहा होता है, लेकिन जो बाहर लोग बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से उनके लिए कोई इतना नहीं है। बाकी रहा ये US डॉलर वाला केस, तो इस पे आप हर तरह की थ्योरीज निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन जितना वेस्ट के अंदर अभी भी पॉलिटिकल आप देखते हैं कि ये चीज़ें खुली हुई हैं, आप चाइना में नहीं देख सकते ये काम। आप और दूसरी जगहों पे उस तरह से जितना मुल्क वो खुला हुआ है या लेट्स इकॉनमी खुली हुई है, उस लेवल के ऊपर कोई चीज़ आपने नहीं देखी होगी पूरी दुनिया में। तो US अभी भी एक बड़ा पावर हाउस है। आई डोंट नो इफ़ आवर लाइफ टाइम विल सी कि जो है ना उसके अंदर कोई मेजर हिट आता है। कुछ अरसे पहले तक तो UAE के अंदर भी और GCC के अंदर भी US को हम कभी भी नहीं सुनते थे कि कोई इससे डिविएट कर सकता है। अब करने लगे हैं, थोड़ा बहुत शिफ्ट आया है उसके अंदर, एंड राइटली सो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि इस एरिया में किस तरह से और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगेन मेरे ख्याल से गोल्ड की एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉलर को रखने के बजाय डॉलर बेस्ड एसेट्स जो कि स्टॉक्स हैं, स्टॉक के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा 2000 से लेकर 2015 तक US की स्टॉक मार्केट ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था। उसमें अगर आपने सिंपल एक ETF लिया हुआ होता लेट्स से US मार्केट का, तो आप बैठे भी होते सिर्फ उसके अंदर, और पाकिस्तान में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वो आपसे अच्छा रिटर्न लेके दिखा रहा होता। तो इसलिए जो ओवरऑल बेसिकली जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हर सूरत में इंपॉर्टेंट है। गोल्ड हो गया, एसेट क्लास में प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, और आपके अपने अंदर जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं मंथली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इसीलिए ये काम स्टार्ट किया अपना कंटेंट क्रिएशन का, कि मुझे उसमें एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कि मुझको अपनी शायद 9 to 5 से लिबरेट कर सके। मेक सेंस। डू यू थिंक यू वुड वांट टू बी लिबरेटेड फ्रॉम योर 9 to 5? Yes, I would definitely, because अभी जो जिस तरह से मेरा रूटीन चल रहा है वो इट्स नॉट सस्टेनेबल। ऑल्दो कि जो मुझे कंटेंट क्रिएशन में जो फ़ायदा हो रहा है मुझको, वो अपार्ट फ्रॉम कि मैं किस तरह से वैल्यू मिल रही है मुझको UAE में रहते हुए। अच्छा, मैं शायद कंटेंट क्रिएशन करते हुए नहीं लिबरेट हो सकता, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लो तो आ जाएगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। मुझे सस्टेन करना है थ्रू अ बिजनेस, आइदर इट्स ऑनलाइन और फिजिकल बिजनेस। तो मुझे इवेंचुअली उसकी तरफ जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी जॉब 9 to 5 को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बेसिस पे लिबरेट कर सकता हूँ अपने आप, लेकिन मुझे डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसे बिजनेस प्लान ऐसा बनाना है। राइट, बिल्कुल इसी तरह से। Do you think if you had a digital business where you could work from wherever in the world? Yeah, I would love that. Where would you be? दुनिया में कहीं भी हो सकता हूँ ना, फिर तो मैं पाकिस्तान में भी हो सकता हूँ, मैं लंदन में हो सकता हूँ, मैं UAE में। But if that's the question, so मेरा पर्सनल, मैं आपको लाइफ गोल बताता हूँ। मेरा लाइफ गोल ये है कि यार मैं दुबई आया बिकॉज दुबई, लाइक यू मेंशन्ड, इज एन एक्सेलेंट प्लेस टू ग्लोबलाइज योरसेल्फ। बिकॉज जब यहाँ पर आप आते हैं, पहला जब आपका बैंक अकाउंट खुलता है ना, हाँ, यू फील लिबरेटेड, राइट। एंड आपके पास अपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट होती है, आप जाते हैं, आपने स्ट्राइप खोलना होता है, ठग स्ट्राइप खुल गया, आपको जो खोलना है आपने अपने डॉक्यूमेंट भेजी, उसने 2 मिनट में कर दिया। पाकिस्तान में एक एंग्जाइटी होती थी, बिल्कुल। एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज, आई वाज लाइक ओके, सो इफ आई कैन बिल्ड अ डिजिटल बिजनेस ऑन टॉप ऑफ इट, then I can really plug myself out. So Dubai में जिस तरह the way that we moved was कि we registered a company, we hired ourselves and we moved. And I found out कि जब पाकिस्तान में जब रहते होते थे तो आप कहते थे यार एक पूरा अजाब है कि अगर मुझे मूव करना है तो मुझे इमिग्रेशन, उसके लिए मुझे 50 डॉक्यूमेंट्स करनी है, फिर ये करना है, फिर लक है, लॉटरी है। सिमिलरली मुझे मास्टर्स करना है तो मुझे साल लगाना है। But when I found this कि दुबई में आप ऐसे मूव कर सकते हैं, then I started googling and I realized you can do that in the UK, you can do that in the US, Canada, New Zealand, wherever you want to go, right? And so, और आजकल तो क्योंकि यूरोप की रिड्यूसिंग पॉपुलेशन है और इकोनॉमीज ख़राब है, तो पोर्चुगल ने फ्रीलांस वीज़ा कर दिया, स्पेन ने फ्रीलांस वीज़ा कर दिया। सो देर एक्चुअली इंकरेजिंग एंड विल बी इंकरेजिंग मोर पीपल जो कि डिजिटली पैसे कमा रहे हैं, वो उनकी कंट्रीज़ में आए और अपना पैसा वहाँ ड्रॉप करें। अब क्वेश्चन उसमें नेक्स्ट ये आता है कि आई वाज डिस्कसिंग विद माय वाइफ द अदर डे एज वेल, आई वाज लाइक ओके, दुबई इज एन एक्सीलेंट प्लेस टू as a first step from Pakistan. You know, it liberates you and all of that, but the fact is the cost of living right now in Dubai that I have skyrocket, especially when you compare to from Pakistan तो चले वो छोड़ दें। हाँ, so मैं अगर अपना ये लाइफस्टाइल इंग्लैंड में लेकर जाता हूँ ना, एडिनबरा में, माय फ्रेंड लिव्स देयर, आई रियली लाइक द प्लेस, मेरी हाफ कॉस्ट होती है। A 2-bedroom apartment with the same grocery and all of the things that I'm doing here is half the cost that I'm paying in Dubai. अच्छा, ये तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वही वाली बात आपकी कि मैं 3-4 हज़ार डॉलर जो है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर मैं सेव कर लूँ तो मैं उसका इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। दूसरा मसला जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि the environment is fairly uninhabitable, right? जब आप गर्मी में निकलते हैं, right?
And so 6 months you're stuck at home and you're stuck inside. जो कि यूरोप का भी प्रॉब्लम है. So that's another वो. And then the third and largely the more recent, क्योंकि मैंने फिर देखना शुरू किया. My son is 2.5 years old, and so I started thinking अच्छा ठीक है, मैं इसका किस तरह फिगर आउट करता हूँ. आप जॉब पे, आई एम श्योर वहाँ पे कोई ना कोई इनका मैकेनिज्म होगा. जो एक आम बंदा आ रहा है जो आपने कहा लिबरेट हो जाऊंगा, जब मैं लिबरेट होऊंगा तो मुझे 30 जो मुझे मैं समझ गया सिग्ना की वो चाहिए ना, वो 30,000 दिरहम की फैमिली की. बिल्कुल. जो मुझे उसकी स्कूलिंग चाहिए वो 60,000 दिरहम की है. बिल्कुल. राइट. बिल्कुल. साल का मेरा 1.5-2 लाख दिरहम तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स में जाता है. जो कि मैं यूरोप में जाऊँगा तो फ्री हेल्थ होगी, फ्री एजुकेशन होगी. मैं इवन अमेरिका में जाऊँगा मुझे फ्री एजुकेशन तो मिल जाएगी, हेल्थ का मैं देख लूँगा. सो देन द क्वेश्चन इज दैट इफ यू वर टू इन योर ग्रैंड scope, if you were to define कि यार अच्छा मैंने liberate होना है और मैंने आगे जाना है, what is that one place that you feel like I would like to live at with the family? मैं यूके में रह चुका हूँ. Right. मुझे बहुत अच्छा लगता है यूके, एवरीवेयर देयर. लेकिन अब कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, आप देखें, आपने जो बात की ना, ये एक्सपेंसिव जगह है. वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी, वंस यू स्टार्ट हैविंग गुड कैश फ्लो, तो ये जगह कंपेयर टू यूके बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि यहाँ टैक्सेस नहीं है. ये चीज़ हम मिस कर देते हैं. अगर वही बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास इनकम भी उसी लेवल की होनी चाहिए कि वो ऑफसेट कर सके आपकी जो टैक्सेस आप वहाँ दे रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे होंगे. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, नाज लिली को देख लें, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएस से मूव किए हैं या यूके से भी मूव किए हैं. यहाँ पर बहुत सारे लोग मूव किए, एक तो अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से और दूसरे टैक्सेस की वजह से, कि जिस लेवल के टैक्सेस हैं. लेकिन इफ समबडी वुड आस्क मी टू मूव टू समवेयर, इट वुड बी द यूएस. It would be the US. Yes. How come? Because US की अगर आप मुझसे जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो मैं ये बात और लोगों से भी बोलता रहता हूँ कि अगर आप दुबई में देखेंगे तो दुबई में आपको कोई यूएस एक्सपर्ट नहीं मिलेगा. आपको सारे मिलेंगे कनाडा से, आपको मिलेंगे कनाडा से, यूके से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, हर तरह से, हर जगह से मिल जाएंगे. लेकिन आपको यूएस के बहुत कम एक्सपर्ट्स मिलेंगे. और उसका रीज़न ये है कि एक तो ये कि जो सिमिलर जॉब आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो चीज़ अगर आप यूएस में कर रहे होंगे तो 100% आई एम टेलिंग यू दैट यू विल बी गेटिंग मोर फ्रॉम द यूएस आफ्टर टैक्स, जो कि आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि यूएस की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है. दूसरी बात यह कि जब यूएस से आप निकलते हैं तो आपको वहाँ पर जो टैक्स देना पड़ता है वो आपको, इवन दो कि आप बाहर हैं यूएस से, तब भी आपको देना पड़ेगा. जो भी आप इनकम ले रहे हैं, आपकी आई थिंक $90,000 की जो एक लिमिट है, या इससे भी ज़्यादा शायद लिमिट है, उसके बाद आपको बाहर की इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है. इसीलिए यूएस के एक्सपर्ट्स आपको पूरी दुनिया में बहुत कम मिलेंगे. आपको यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स और लेट्स ऑस्ट्रेलियंस मिल जाएंगे. यूएस इसलिए कि अगेन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और आपको आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको हर तरह की सीनरी मिल जाएगी, हर तरह के लोग मिल जाएंगे. आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है. क्लाइमेट चाहिए आपको, अगर बहुत ठंड से मसला है, तभी आप सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर. और आप सस्ती से सस्ती जगह भी जा सकते हैं, महंगी से महंगी जगह भी जा सकते हैं. आप लेट्स से ह्यूस्टन में भी रह सकते हैं, आप फ्लोरिडा में भी रह सकते हैं, देन आप न्यूयॉर्क में भी रह सकते हैं, अगर आप इफ़ यू लाइक सो. हाँ, आप पूरी दुनिया से कट जाएंगे. फिर आप ये नहीं सोचेंगे आपने दुबई में कोई काम करना है, फिर आप वो यूएस की मार्केट, आपके यूएस को फोकस करना है. तो इसलिए मुझे लगता है कि यूएस ज़्यादा बेहतर है. लेकिन अगेन इट विल डिपेंड कंप्लीटली, बिकॉज अगर लेट्स से मेरी कोई कंटेंट क्रिएशन इस तरह की होती है, या मेरी ऑडियंस इस तरह की बिल्टअप होती है, या मेरा कोई बिजनेस इस तरह का बिल्टअप होता है जो ऑफकोर्स वो मिडल ईस्ट को टारगेट कर रहा है, या लेट्स से पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, तो मेरे लिए कोई इट डजंट मेक सेंस टू गो टू यूएस. then it might be better off for me to go to maybe Portugal, maybe Spain. I don't know कि languages का कितना मसला होगा, लोग गए हैं वहाँ पर लेकिन पता नहीं. And then far off बेहतर ये है कि फिर आप यूके चले जाए, अगर इंग्लिश का मसला नहीं है तो इट इज़ अ बेटर प्लेस. आई थिंक अगर पोर्चुगल जाते तो वहाँ पे एटलीस्ट आपका थोड़ा सा मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका को आप टच कर बड़े आराम से, बहुत आराम से. और पर्सनली मैं पोर्चुगल में इस वजह से इंटरेस्टेड हूँ, इवन दो लैंग्वेज का इज अ मेजर बैरियर, द एनवायरनमेंट इज स्टिल it's somewhere in the middle, right? It's 27-28. England becomes too cold, Middle East becomes too hot, and so Portugal and Spain is somewhere. But you see, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो प्राइमरीली जो इनकम लेवल्स है उसकी वजह से रह रहे हैं. तो आप वन हैज़ टू एक्सप्लोर कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है यहाँ पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो हर नई चीज़ के ऊपर पैसे लगा रही होती है, हर नई चीज़ वो एम्ब्रेस करना चाहती है. तो वो दैट सम हाउ यू कैन फाइंड योर लाइक जो आपका हिस्सा है वो आपको मिल सकता है. मेक सेंस. अगर आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी का, इफ आई एक्सपैंड ऑन दैट, one of the reasons why I made the move towards the Middle East was so my understanding was that there is incredible growth happening in the Middle East. और उसको अगर मैं सबसे बेसिक चीज़ करूँ तो दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं. पहला, दुबई का 2040 विजन मैंने पढ़ा, in the way that they're expanding. और जब ये विजन बनाते ना, ये ड्रामा नहीं करते, वो नारा नहीं होता पाकिस्तान स्टाइल. Exactly, ये है तो है, हमने तो करना है, अब आगे तुम देख लो. हाँ ऐसी है.
सो उनका विजन 2040 ये कह रहा था जी हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम 3x करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किधर लेकर जाएंगे, हम ग्रीनरी किधर लेकर जा रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरफ लेकर जा रहे हैं, हम खाने की फूड सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर सिक्योरिटी किस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं. साथ मैंने देखा दुबई का, जब मैं सऊदी गया, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर उमरा इन अक्टूबर लास्ट ईयर, एंड दे हैव दी सॉर्ट ऑफ बैनर्स एवरीवेयर. कोई बिल्डिंग बन रही है उस पर लिखा है विजन 2030, राइट? यस. एंड सो आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन इट कि व्हाट इज दिस विजन 2030, एंड आई फाउंड आउट जी पूरा जद्दा जो है वो तोड़ के नया बन रहा है. 6 शहर बन रहे हैं वो तबूक और नियोम वाली साइड के ऊपर. बिल्कुल. पूरी की पूरी मार्केट लिबरलाइज हो रही है. दिस इज अ वेरी वेरी वेल्थी कंट्री दैट इज अबाउट टू लिबरलाइज इटसेल्फ, राइट? सो क्लियरली व्हेन द बूम हैपेंस हियर, वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी होगी, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोग कहते हैं यार कंस्ट्रक्शन में है, इसमें जब इकोनॉमी में पैसा लगता है तो वो पूरी इकोनॉमी में घूमता है, राइट? सो कंस्ट्रक्शन वर्कर आएगा ना तो वो ग्रोसरी स्टोर भी चलेगा, वो टैक्सी भी चलेगी, वो वगैरह वगैरह. इस वक्त 360 डिग्री अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ग्रो हो रही है. नॉट गोना से कि इट्स पीक्ड, बट इट्स स्टिल ग्रोइंग देयर. So while Dubai was the initial move, but I really wanted to understand what's happening in the Middle East, because कतर में जी बड़ा सुनने में आ रहा है, सऊदी में बड़ा सुनने में आ रहा है, दुबई का तो या इवन UAE का तो हमारे सामने है. How do you see this region while we're seeing a recession in Europe, while we're seeing कि अमेरिका जो है वो अभी भी थोड़ा सा उसके 10 मसाइल चल रहे हैं अप एंड डाउन. Middle East on the other hand is booming. कहीं पड्डा होता है बंदा पहले आता है इधर. सही बात है. It's easy for us. जितना पैसा दुबई ने कमाया ना वो रशिया की जंग के बाद हर कॉन्फ्लिक्ट से UAE करता है. रशिया का बंदा आया, यूक्रेन का बंदा आया, पाकिस्तानी आया, इजिप्शियन आया, गाना का बंदा आया, श्रीलंकन आया, और आगे आगे जो कॉन्फ्लिक्ट सीमिंगली रू हो रहा है उस पर दीज पीपल आर रेडी. सो हाउ डू यू सी दिस? अच्छा, जब मैंने यूएस की बात की थी वो इसलिए भी की थी कि आप जब बात कर रहे थे ना वेदर की और चीज़ों की, तो वो उसके लिए फिर आपको जब इस रीजन से निकलना है तो फिर ठीक है. लेकिन सऊदी इज़ समथिंग विच इज़, मेरे जितने भी दोस्त अभी मूव कर रहे हैं, जो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो मूव किए हैं, और आई वुड से 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ द सैलरीज दे आर टेकिंग हियर वो सऊदी में मिल रही है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेस. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लेस, बट देन अगेन देयर आर सम टैक्सेस व्हिच दे हैव इम्प्लीमेंटेड, कि वो फैमिली का टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही है. लेकिन फिर भी इट इज़, अब ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है. अब दुबई इज गेटिंग एक्सपेंसिव नाउ, बिकॉज इन लास्ट 1 ईयर जो हाउसिंग स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है. तो सऊदी इज़ देयर टू स्टे. बल्कि बहुत सारी इंसेंटिव भी दिए उन्होंने, इनफैक्ट कंटेंट क्रिएटर्स को, न्यू बिजनेसेस को जो उन्होंने इंसेंटिव दिए हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं. तो आई वुड से कि सऊदी या दुबई किसी एक को भी बेस बना ले. बाकी कंट्रीज़ के अंदर अभी उस तरह का फ्लेयर नहीं है. और सबसे अच्छी बात जो इन कंट्रीज़ की है, दुबई और लेट्स से UAE और सऊदी, दे वुड लाइक टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम ऑयल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तो ऑयल है. जो यही बात है ना, मैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर भी, जब आपको लेट से पैसे आ रहे हैं, किसी एक जगह से पैसे आ रहे हैं, तो उसको आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं, आप उसको स्ट्रीम्स बना लें. तो ये लोग तो यही कर रहे हैं कि आपकी टूरिज्म हो गया, UAE में तो टूरिज्म हो गया, ट्रेड हो गई, इस तरह की चीज़ों से पैसे बनाना शुरू कर दिए. दुबई तो स्टैंड ही, मतलब इसके पास ऑयल सच नहीं है. तो ये तो बहुत सारी और डाइवर्सिफाइड किया हुआ. तो मेरे ख्याल से सऊदी किसी को मूव करता है कोई, लेकिन उसके लिए सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए. या ऑफ कोर्स जॉब पे कोई जा रहा है तो फिर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए. आई वुड से कि ये लोग बहुत जल्दी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बुलाने को. जैसे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स में से 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जिनको गोल्डन वीज़ा मिला था जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गए थे यहाँ की मार्केट में. तो उनको गोल्डन वीज़ा मिल गया था उस आज से कोई 6-7 महीने पहले. इसी तरह से आई एम श्योर सऊदी विल अट्रैक्ट मोर पीपल. उसके लिए आपके पास टेक ऑफ पॉइंट होना चाहिए, आप खड़े होना चाहिए रनवे के ऊपर, अदरवाइज आप यू कैन मिस आउट. मेक सेंस. वली भाई, व्हाट्स, इफ आई वर टू आस्क यू, व्हाट्स योर फायर नंबर? अच्छा, हाँ. अच्छा, फायर का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है. देखिए, फायर is okay for someone who is living in Europe, US, Australia, जो कि let's say थोड़े से I would say I mean वो कंट्रीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी केस में दे रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती. फायर नंबर इन पाकिस्तान और मिडल ईस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. फायर नंबर होता क्या है बेसिकली? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली. उसमें बेसिकली आप ट्राई करते हैं कि अपने आप को मिनिमलिस्टिक कर लें, कम से कम खर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और अपनी रिटायरमेंट को जल्दी ले आएँ. अब अगर पाकिस्तान में कोई ये कर रहा होगा और फर्स्ट करें उसने अपना कोई फायर नंबर सेट किया हुआ था, 2020 का उसका था टारगेट, उसके बाद से डिवैल्यूएशन हो गई, इन्फ्लेशन 40% पे चलेगी, तो फायर नंबर तो ऐसी की तैसी हो जाएगी. फायर बेसिकली करता है कि 25 टाइम्स ऑफ योर करंट लेट्स से ईयरली इनकम
उसको 25 टाइम्स कर दें, उसको आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि इन्फ्लेशन बीट कर रहा हो, वो आपको प्रॉबली आपको निकाल देगा आपकी ज़िंदगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप काम छोड़ दें, आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। फिर बेसिकली इसका पॉइंट ये ना कि यू डोंट वर्क फॉर द मनी, यू वर्क फॉर योर सैटिस्फैक्शन। हाँ, हो सकता है उसमें ज़्यादा पैसे बनने लगे या हो सकता है ना बने, तो वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन फायर अगेन आपके पास ऐसी कंपल्शन नहीं होती यूएस के अंदर या लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि आपके बच्चों की शादी आपको सारी फाइनेंस करनी है या उनकी एजुकेशन आपको फाइनेंस करनी है। तो अगर तो फायर नंबर के अंदर ये चीज़ें आपने इन्वॉल्व कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईयरली एक्सपेंस को नहीं डाला, बल्कि आगे आने वाले बड़े बड़े एक्सपेंसेस को भी डाल दिया है। प्लस ये कि आपके पास हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, जो कि आप अगर उन मुल्कों में हैं तो आपको प्रॉबेबली किसी ना किसी तरह से वो सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हो सकता है आपको प्राइवेट हेल्थ केयर लेनी हो, या इवन यहाँ पर अगर प्राइवेट हेल्थ केयर लेनी हो तो यहाँ तो मतलब आप मैं पूछ रहा था एक जगह पर 60+ की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट कोई 20,000 25,000 प्लस है पर ईयर। Right. तो यू कैन इमेजिन कि आपका फायर नंबर की कैलकुलेशन क्या बनेगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई बिजनेस सेटअप हुआ है, बहुत अच्छा कैश फ्लो है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन फायर नंबर अभी से बनाना यहाँ पर पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई बहुत अच्छा सॉलिड किस्म का बिजनेस मॉडल मौजूद हो। फायर अगेन वही चीज़ है कि आप अपना 25 टाइम्स कर दें अपनी करंट इनकम को। इसके अंदर डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड्स होते हैं जिसके अंदर कुछ लोग so how would that be, like for example 25 टाइम्स से मुराद ये कि मेरा एनुअलाइज्ड लेट्स से कि मैं 6 लाख दिरहम 50,000 पर मंथ के हिसाब से ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं 6 लाख का हो गया रफली 15 मिलियन दिरहम, हाँ, राइट। हाँ, सो हाँ, सही है। डज दैट मेक सेंस कि आपने कहा कि जी 15 मिलियन दिरहम जिस दिन मेरे पास कैश में इकट्ठा हो गया, हाँ, अब मैं रिटायर हो सकता हूँ मेरे करंट लाइफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर, रिमूविंग द बिग एक्सपेंसेस दैट आर गोइंग टू कम, वो उनको आप हटाना पड़ेगा या उनको किसी तरह से कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो आप बेसिकली करेंगे क्या कि ये पैसे आपके पास आ जाएंगे और उसको आप किसी ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि आपको 4% 5% रिटर्न देता है, जो कि यहाँ की इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। राइट। अच्छा, बाय द वे इन्फ्लेशन यूएस में जिस वक्त ज़्यादा थी वो यहाँ पर उस वक्त इतनी नहीं थी, और मैं अभी भी इसी चीज़ को देख रहा था कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, यहाँ भी बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ी जिस लेवल पे पूरी दुनिया में बढ़ी है। ऑल्दो कि डॉलर पैक्ड है यहाँ पर, हाँ, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जब यूएस में बढ़ते हैं उस वक्त यहाँ पर भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन का कोरिलेशन उस तरह से नहीं है। Right. लेकिन आप अगर 4% से उसको इंक्रीज कर रहे हैं इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, तो आपके पास जो पैसे जमा हो गए हैं ये पैसे आपको लास्ट करेंगे आपकी लाइफ टाइम के लिए। राइट। तो लेट से 70 साल के होते हैं, 80 साल के होते हैं, तो आपके पास पैसे आपके पास जमा रहेंगे, थोड़े बहुत शायद वो ग्रो भी हो जाए, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हो सकता है स्लम भी आए उसके अंदर, तो वो एवरेज आउट होकर वो अपनी जगह पे रहेंगे, आपको पैसे थोड़े बहुत मिलते रहेंगे एंड आप अपनी जो लाइफ है वो सस्टेन कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फायर। तो लोग मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं, उसके अंदर पैसे कम खर्च करते हैं ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकें। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वही मसला है कि अगर आप रुपये के अंदर सेव करके, रुपये के अंदर इन्वेस्ट करके उस पर ट्राई करेंगे कि फायर का नंबर बना लें और वो फिर आगे करें पाकिस्तान में रहते हुए, वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आई डोंट थिंक सो कि फायर नंबर पाकिस्तान में चल सकता है, क्योंकि हर वही बात है ना, बोरोड इंटेलिजेंस, आप हर चीज़ जो है ना बाहर की उठा के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते दूसरी जगह पर। Makes sense. We're at the 1 hour 11 minute mark. I'm gonna sort of wrap this up, but this is one question that I'm asking all the people from Dubai particularly, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको कितना अर्सा हो गया दुबई में? Almost 13 years now. 13 years. You know, we've spoken about different regions in the world, और जो changing dynamics है उसके बारे में हमने बात की है। Recently अभी आपने बिल्कुल towards the end आपने बताया कि दुबई सऊदी में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। इन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, हाउ डू यू सी द मिडल ईस्ट इन 2050 एंड हाउ डू यू सी एशिया इन 2050? आपको क्या फ्यूचर दिखता नज़र आ रहा है इस रीजन का? बोथ, या मैं थोड़ा माइक्रो आके इस रीजन को निकालूं और मैं मैक्रो करके ओवरऑल एशिया को देख लूँ। तो बेसिकली दुबई तो कहीं नहीं जाने वाला। मैंने इनका एक अच्छी चीज़ जो देखी अभी, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से वो बड़े एमिकेबली इन्होंने सॉल्व किया है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे चले गए थे। आई एम एड्रेसिंग इन द नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक ईरान वगैरह, तो बड़े एमिकेबली सॉल्व हो गए। और मैं यही देखता हूँ कि अच्छा, अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि इतना कुछ टेंशन थी, एट द पीक ऑफ द टेंशन मुझे यहाँ पर ईरानी ट्रक्स नज़र आते थे
जो कि ट्रेड के होते थे, कंटेनर्स आ रहे होते थे, वो वहीं के ट्रक होते थे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही थी, कुछ नहीं रुका था। पाकिस्तान में क्या होता है कि हम तो सब कुछ ही सबसे पहले ट्रेड बंद होती है, कुछ बंद ना हो वो ट्रेड बंद हो जाती है। तो ये मैंने देखा यहाँ पर कि विजन बहुत अच्छा है, आपकी लड़ाई अपनी जगह पर है लेकिन अपना काम अपने बिजनेस अपनी जगह चलता रहेगा। तो अगर इस तरह का मेंटालिटी है और जो कि लीडरशिप के अंदर है और जो आगे इन्होंने अपनी जनरेशन के अंदर इनकलकेट की भी है, इसी तरह से प्रॉब्लली इसी तरह से चलता रहेगा। और इनको भी समझ में आ गया कि लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो योर पावर, एवरीवन एल्स नोज योर पावर। तो बेसिकली मिल के रहना चाहिए और उसी तरह से चलना चाहिए और उसी में फ़ायदा होता है। यहाँ के इस रीजन का तो मुझे लगता है 2050 तक बहुत अच्छा चांस है, इवन दो के ऑयल रेवेन्यूज डिप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ये इनकी जो लीडरशिप है उसको पता है, तो वो उसको उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी रहा एशिया, तो एशिया के अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है एंड सो मेनी कंट्रीज़। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी मुझे इतनी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल होपलेस हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। वो आप उसको बहुत सारे लोग जब डिफ़ॉल्ट की बात आ रही थी और लोग कह रहे थे कि रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकालने, तो मैं सबको मना कर रहा था। मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं निकाले आप ठीक है, आपको ज़रूरत है आप निकाल लें, लेकिन अगर आप और या आपने सारे पैसे वहाँ लगाए में तब भी आप सोच सकते हैं निकालने का, लेकिन डिफ़ॉल्ट होना, और अगर डिफ़ॉल्ट हो भी जाएगा तो जो सिचुएशन हमने असल में लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान के साथ हुआ था वो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हुआ था। जिस वक्त वो हुए थे उस वक्त डॉलर अकाउंट फ्रीज हो गए थे, वो सारी चीज़ें जो हुई थी। मैंने कहा था अब कोई गवर्नमेंट भी ये स्टेप नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वो लेंगे तो उनके अपने लिए सुसाइड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो ये चीज़ तो नहीं हो सकती। तो अगर आप पाकिस्तान को ओवरऑल देखेंगे तो जैसा भी है, लंगड़ी लूली जिस हालत में भी है वो इसी तरह से चलता रहेगा। मेरी कोई बहुत ज़्यादा होप्स सच नहीं है, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये इसी तरह से चलता रहा। और मैं बीइंग फ्रॉम कराची तो मैं तो देख रहा हूँ कि वहाँ पर तो ऐसा जिस तरह से चल रहा है, किस तरह से चल रहा है आप सोच रहे चल रहा है, वो चल रहा है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते बाहर तब भी इट इज़ फाइन। आप यहाँ रहते हुए कितने लोग, मैं क्योंकि 1-on-1 सेशंस भी करता हूँ, आई एम एक्चुअली सरप्राइज के लोग 10-20 हज़ार डॉलर्स पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हैं थ्रू फ्रीलांसिंग और डिफरेंट किस्म की जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके थ्रू बना रहे हैं। पाकिस्तान में ठीक है, दुबई को फ़ायदा हो रहा है उससे, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट यहाँ खोलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आपको की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस तरह की हो गई कि आपको बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से निकल जाएं। गवर्नमेंट खुद ही बोलती है कि आप पाकिस्तान से निकल जाएं, तो बेहतर ये है कि आप निकल जाएं, इस तरह से आप रह लें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर चेंज आना है इस पूरे रीजन के अंदर। यहाँ पर तो फॉर पॉजिटिव आएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से इसी तरह से चलता रहेगा। मेक सेंस। What about like beyond Pakistan? So बड़े लोग कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट ग्रोइंग पावर एंड देयर इज जस्ट इनक्रेडिबल। हाँ, मैंने इस पर तो टच ही नहीं किया। तो इंडिया जो लोग भी उसको अब तो हम लोगों को पाकिस्तान में एटलीस्ट इतनी रियलाइजेशन हो गई है कि इंडिया इज ऑन अ डिफरेंट लेवल नाउ। हाँ, I think I mean so whenever I talk about India here on Forts, it's important to understand I am not comparing it to Pakistan. वो फर्क है। हाँ, वो चीज़ ही डिफरेंट हो गई है। ऑल्दो के माइक्रो लेवल पे जाएंगे ना तो लोगों में शायद उसकी बेनिफिट जो है इंडिया में उस तरह से नहीं आया, क्योंकि आज भी मुझको यहाँ पर मजदूर भी नज़र आते हैं इंडियंस, मेरे अपने कोलीग्स भी नज़र आते हैं इंडियंस। तो वो यहाँ पर क्यों आ गया, सब कुछ अच्छा है तो उन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसलिए माइक्रो लेवल पे उस तरह से नहीं आया, लेकिन मैक्रो लेवल के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं और पाकिस्तान को कोप अप करने में टाइम लगेगा। और टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेगा, अगर सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे पाकिस्तान तो प्रॉब्ली उसको हम पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे अपने जो मसले हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इंडिया इज़ लाइक मतलब टेस्ला भी वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर एप्पल भी वहाँ पर है, वहाँ पर सब कुछ ही वहाँ पर है ना। तो और फिर वहाँ के अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स वहाँ पर है। मतलब यहाँ पर आपको इंडियन ट्रक्स मिलेंगे, इंडियन गाड़ियाँ मिलेंगी। अब तो नॉर्मल एसयूवीज़ वगैरह जो टाटा की हैं वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी सर्विसेज हैं। और सॉरी टू से बट जो मैं फ्रीलांसर से जो इंटरेक्ट करता हूँ, आई डोंट मीन टू से एनीथिंग बैड, लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन फ्रीलांसर्स के अंदर मुझे डिफरेंस नज़र आता है। अच्छा। और वो प्रोफेशनलिज्म का डिफरेंस नज़र आता है मुझको। वो लोग ईगर होते हैं काम करने को और कम पैसों पे भी काम करने को, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो ट्राई करते हैं कि वो जितना जूस निकाल सकते हैं वो निकाल लें। तो ये चीज़ हमारी मेंटालिटी के अंदर है, तो मुझे उसमें भी लगता है कि वो इंडियंस थोड़ा सा जो है ना हमसे आगे हैं इस चीज़ में। मेक सेंस। वली भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट। आई एम एक्साइटेड टू सी कि आने वाले वक्त में आप क्या करते हैं, पर पर्टिकुलरली आई माइट बॉदर यू टाइम एंड अगेन। Sure, no problem. क्योंकि मैं जो है वो नया आया हूँ इधर, तो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड हाउ दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वर्क हियर एंड क्या किया जा सकता है उसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। मैं जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं उनको यही बोलता हूँ कि यार ठीक है पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट करना है करें, लेकिन यहाँ की बात, क्योंकि आप बाहर आ गए हैं लोग, तो इसके लिए गोल्डन वीज़ा के लिए लोग 2-2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। यहाँ पर आपको वैसी रेजिडेंसी के लिए वजह से आपको ऑप्शन मिला हुआ है, तो आपके पास तो इस वक्त टर्फ ओपन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेक सेंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आई और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आगे बताएं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स? डू यू सेव? डू यू हैव मनी टू सेव?
आप ज़्यादा कंजम्पशन प्रेफर करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं? इसी के साथ साथ आप ज़रा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू सी द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रख के देखूँ तो आपको क्या लगता है कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है? बिटकॉइन बेहतर है, गोल्ड बेहतर है, रियल एस्टेट ही आपके लिए फॉरएवर गो ग्रीन है? व्हाट डू यू गाइस जनरली इन्वेस्ट इन? बट एनीवेज, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएंगे कि बड़ी ज़्यादा लोगों में कन्वर्सेशन पहुंचेगी। अगर आप ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी यहाँ पर कहीं पर, बल्कि वो तो आप करते रही हैं। बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।